और जब भिवंडी के दंगे हुए, मुंबई से सटे हुए शहर भिवंडी में दंगे हुए, तो पहली बार शिवसेना का कट्टर हिंदुत्ववादी रूप सामने आया, जब बड़े पैमाने पर शिवसैनिकों पर आरोप लगे हिंसा करने के। कह सकते हैं कि एक पहली बड़ी घटना थी जिससे कि शिवसेना एक मिलिटेंट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है क्रॉफर्ड मार्केट के सामने, उनके ऑफिस के ठीक सामने रूपम का शोरूम है। उस रूपम के शोरूम के मालिक को, भरत शाह को भी जो है ना, वहीं पे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ही मार दिया गया। अच्छा, गोली चली होगी तो पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में सुनाई पड़ी होगी उसकी आवाज। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री के बाद से ही खून खराबा शुरू होता है। तो पहला जो गैंग वॉर हुआ, खून खराबे वाला फुल फ्लेज, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग और पठान गैंग के बीच में हुआ। एक दूसरे के लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया और वहां से फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में गन कल्चर आ गया। इस बीच में होता यह है कि दुबई में पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, उसके लोग दाऊद से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि तेरा जो माल पकड़ा गया है उसको हम लोग छुड़वा के दे सकते हैं, लेकिन बदले में तेरे को हमारा काम करके देना पड़ेगा। कि मुंबई में माल पहुंचवाने का है, मतलब एक्सप्लोजिव्स RDX, और फिर वहां पे ब्लास्ट करवाने हैं। लेकिन मिड 90s में क्या हुआ कि दो बड़े चैलेंजर्स दाऊद के लिए उभरे। एक अरुण गौली, दगड़ी मुंबई के बाइकला इलाके में रहता था, दगड़ी चाल में, और दूसरा उसी का राइट हैंड छोटा राजन, जो उससे अलग हुआ और फिर उसने अपनी अलग गैंग बनाई। और छोटा राजन फिर चुन चुन कर दाऊद के लोगों को मारने लगा और खास करके ऐसे लोगों को टारगेट करने लग गया जो कि मुंबई बमकांड में आरोपी थे। बात ऐसी हुई कि छोटा राजन ने मुझे एक इंटरव्यू दिया 2010 में, और उस इंटरव्यू में उसने कई सारे जो शूटआउट्स मुंबई शहर में हुए, 3 से 4 शूटआउट्स, उसकी उसने जिम्मेदारी ले ली। सर अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि दाऊद की डेथ हो गई है, एक बार फिर से। बहुत बार न्यूज़ आती है, आपको लगता है ये वाली न्यूज़ सच थी? दाऊद जिंदा है या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि दाऊद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड बोलता है कि दाऊद तो हमारे पास कभी था ही नहीं। तो अगर वो मर भी गया तो फिर पाकिस्तान कैसे उसको कंफर्म करेगा दुनिया के सामने। इंडिया ने 3 बार जो है मिशन बनाया दाऊद को खत्म करने के लिए। अच्छा। और एक मिशन में तो दाऊद के बेहद करीब तक जो है शूटर्स पहुंच गए थे। ओके। लेकिन दाऊद जो है उसमें बच गया, उसके घर के करीब तक पहुंच गए थे। ये घर के करीब मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल। नमस्ते जय हिंद, मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है जितेंद्र दीक्षित सर। जितेंद्र सर को जर्नलिज्म में 2 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो मेरे मेंटोर भी है। जितेंद्र सर एक क्राइम रिपोर्टर और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। इस कॉन्वर्सेशन में हमने स्पेसिफिकली बात की है मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में। 80 और 90 के दशक में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम सीमा पे था, उस वक्त जितेंद्र सर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्होंने ऑलमोस्ट हर मेजर इंसिडेंट को, हर मेजर शूटआउट को कवर किया था। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, हम बात करते हैं अरुण गौली के बारे में, हम बात करते हैं उस दौर के कुछ फेमस पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जो कि फेमस हुए थे शूटआउट्स करके। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट या क्राइम पॉडकास्ट देखना पसंद है तो इस एपिसोड को ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में और मुंबई पुलिस के बारे में। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीस ऑफ कॉन्वर्सेशन वॉज जब जितेंद्र सर ने मुझे ये बताया कि कैसे अजीत डोभाल सर ने एक बार कोशिश की थी दाऊद इब्राहिम को मारने की। सो लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन इन 3, 2, 1। जितेंद्र सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है द आवारा मुसाफिर शो पे। ऑलमोस्ट 1 साल बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और नए कॉन्वर्सेशन के लिए। पिछले बार जहां कश्मीर पे बात की थी, आज थोड़ा अंडरवर्ल्ड को जानेंगे, मुंबई में 90s में क्या होता था उसे जानेंगे। तो सर फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। शुक्रिया जयेश, मुझे खुशी है कि फिर एक बार हम एक साथ बैठ रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए मुंबई के इतिहास पर, मुंबई में घटी तमाम घटनाओं पर, मेरी किताबों पर। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप शो के लिए और मेरे लिए एक मेंटर जैसे है। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था उसके बाद में आपने कई सारी मुझे गाइडलाइंस भी दी थी कि ये करना, ये मत करना, एंड वी वर्कड ऑन दैट। एंड आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं, तो फर्स्टली थैंक यू उन सब चीज़ों के लिए। और आज जहाँ हमने पिछली बार आपकी नई बुक के बारे में बात की थी, उस वक्त जो नई आई थी, विच वॉज अबाउट कश्मीर, आज एक थोड़ी उससे पहले वाली बुक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। अब पहली चीज़ तो टाइटल,
बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, मुझे तो सबसे पहले एक तो जब आपने ये बुक मुझे रेकमेंड भी की थी, आपने मुझे कहा था कि ये पढ़ना तुम, तो मैंने टाइटल को देख के मैं बहुत क्यूरियस था कि बॉम्बे और अयोध्या का ऐसा क्या कनेक्शन है, और आपने ये कनेक्शन क्यों बनाया इस किताब से? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपकी किताब का ऐसा नाम क्यों है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। तो उसका जवाब ये है कि अयोध्या में जो घटना हुई, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो उसके बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हुई। लेकिन सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे वो अयोध्या से करीब 1500 किलोमीटर दूर हमारे शहर में हुए। यह शहर जो अंग्रेजी में तब बॉम्बे नाम से जाना जाता था, हिंदी में बम्बई कहते थे, मराठी और गुजराती मुंबई कहते थे। तो अयोध्या की घटना का असर सबसे ज़्यादा देश में बॉम्बे पर हुआ। ओके। और उस घटना ने बॉम्बे शहर को बदल कर रख दिया, कई तरीके से बदला। बॉम्बे के सोशल फैब्रिक को बदला, बॉम्बे की पॉलिटिक्स को बदला, बॉम्बे की कम्युनिटीज़ के म्यूचुअल रिलेशनशिप को बदला, बॉम्बे के रियल स्टेट को बदला। तो उस बदलाव को इस किताब में मैंने पेश किया है। इन तमाम चीज़ों के अलावा बीते 30 सालों में, मतलब 1992 से लेकर के 2022 तक जब ये किताब पब्लिश हुई, इन 30 सालों में जो कुछ भी बड़ी घटनाएं हुई, जो मैंने एक मुंबई के नागरिक के तौर पर, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो मुंबई में पैदा हुआ, यहाँ पला बढ़ा, और फिर इस शहर में जिसने पत्रकारिता की, तो उसकी नज़र से उसने जो कुछ भी देखा पाया इस किताब में पेश किया है। अब एक पत्रकार के तौर पर मैंने कई बड़ी घटनाओं को कवर किया। लगभग मुंबई शहर में घटित हुई बीते 30 साल की सारी घटनाओं को मैंने कवर किया। जी। 30 साल तो नहीं कह सकते, मतलब मैं पत्रकारिता में मैं 26-27 साल का मेरा अनुभव है, तो आप उतना पकड़ के चलिए। लेकिन जितनी भी घटनाएं हुई वो मैंने कवर किया। लेकिन बहुत बार होता ये था कि मैं जिस मीडियम के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके अपने लिमिटेशंस होते थे कि उनको उतना एक्सटेंसिवली या उतने विस्तार से नहीं लिख सकते थे, या पूरी तरह से ही नहीं लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो जहन में थी, और मुझे लगता था कि ये स्टोरीज़ हैं, ये किसी ना किसी तरह से आनी चाहिए। और मुझे मुंबई की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री लिखने का शौक है। तो कल को अगर कोई इस बात पर रिसर्च करना चाहे कि आखिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में क्या हुआ था, या मुंबई में इन 30 सालों के दौरान क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी किताब पढ़ेगा तो काफ़ी कुछ उसको वैल्यूएबल बातें पता चलेंगी, और ये उसके काम की सामग्री होगी। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी थी। ओके सर, आपने कहा कि मुंबई की पॉलिटिक्स भी बदल गई थी उस इंसिडेंट के बाद में। जब बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद में मुंबई में दंगे हुए, एंड फिर उसके बाद में मुंबई की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। इससे क्या मतलब है आपका? क्या ऐसा चेंज आया पॉलिटिक्स में? देखिए, क्या हुआ कि 80 के दशक के आखिर में बीजेपी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को, जो उनका पालमपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि अब जो है राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाना है, और वो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। फिर 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा निकली, अयोध्या जाना था उसे सोमनाथ से निकलकर, वो रथ यात्रा मुंबई से होकर गुजरी। जी ठीक है। तो पहली बार इससे जो मोमेंटम जनरेट हुआ, और जो हिंदुत्ववाद की विचारधारा को जो आक्रामक तरीके से जिसका प्रचार प्रसार हुआ, और फिर जब ये दंगे हो गए, तो इन दंगों ने राजनीतिक तौर पर इस तरह से असर डाला कि पहली बार पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ने अपना असर दिखाया महाराष्ट्र में, और शिवसेना बीजेपी की सरकार आ गई। ये दो पार्टियां एक साथ आई, गठबंधन किया इन्होंने, और ये सैफ्रन अलायंस जो है महाराष्ट्र की पावर में पहली बार आया। पहली बार इस अलायंस का मुख्यमंत्री बना मनोहर जोशी। राइट। और हिंदुत्व विचारधारा जो एक फोर्स की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में स्टैब्लिश हो गई। ओके। तो ये उस घटना के बाद का एक असर था, रिपरकशन था। ओके। हालांकि इसके पहले भी हिंदुत्ववाद की राजनीति तो हो ही रही थी। राजनीतिक पार्टियां जो है 80 के दशक में शिवसेना ने भी हिंदुत्व अपना लिया था। 80 के दशक में शुरुआत में, जब 60 के दशक में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, तब मुद्दा था मराठी माणूस का, मराठी माणूस की नौकरियों का, दक्षिण भारतीय विरोध का।
लेकिन फिर तब आगे चलकर उन्होंने देखा, इंट्रोस्पेक्शन किया और पाया कि मराठीवाद के मुद्दे की वजह से शिवसेना जो है वो मुंबई और ठाणे के बाहर फैल नहीं रही है, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि वो मुद्दे भी यहाँ तक ही सीमित थे जी। तो उनको लगा कि कोई और व्यापक मुद्दा अपनाना चाहिए जिससे कि पार्टी का प्रचार प्रसार हो, महाराष्ट्र के भी बाहर फैले, दे जो है मुंबई के बाहर तो फैले ही। तो फिर हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया गया। और जब भिवंडी के दंगे हुए, मुंबई से सटे हुए शहर भिवंडी में दंगे हुए, तो पहली बार शिवसेना का कट्टर हिंदुत्ववादी रूप सामने आया, जब बड़े पैमाने पर शिवसैनिकों पर आरोप लगे हिंसा करने के। उसमें कई सारे थाने के भी लीडर्स थे। ठाणे के भी लीडर्स थे, मुंबई के भी थे, कल्याण के भी थे। तो वो एक कह सकते हैं कि एक पहली बड़ी घटना थी जिससे कि शिवसेना एक मिलिटेंट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन सत्ता में आया, पावर में आया 90 to 93 राइट्स के बाद। ओके। और इन राइट्स ने एक तरह से फैसिलिटेट किया पावर में आने को। ओके सर, आपके थ्रू मुझे ये भी जानना है कि 90s की वो मुंबई दिखती कैसी रही, क्योंकि जब मैं फिल्म्स देखता हूँ तो वो उस 90s की मुंबई को ना बहुत ही, मतलब अब मुझे पता नहीं कि वो सही बताते हैं या बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बट ऐसा दिखाया जाता है जैसे गैंगस्टर्स का ही पूरा रूल था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं। इस तरह से मुंबई को दिखाया जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस था या तो बहुत ज़्यादा गैंगस्टर्स का इन्फ्लुएंस था। तो एक्चुअल उस वक्त की मुंबई थी कैसी? देखिए, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बहुत सारी मूवीज़ बनी, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ऑथेंटिक मूवी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अगर कोई आज तक बनी है तो वो है सत्या, राम गोपाल वर्मा की। बहुत अच्छी फिल्म है वो, मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। मैं उसको लास्ट मैंने जब काउंट करना छोड़ा तो मैं 20 बार तक तो देख ही चुका था। उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग मुझे याद है जी। सत्या फिल्म ने वाकई में सत्य बताया मुंबई अंडरवर्ल्ड का। उस वक्त वाकई में अंडरवर्ल्ड मुंबई पर हावी था। मतलब 90 के दौर में तो ऐसी हालत थी कि अगर किसी ने थोड़ा सा शादी ब्याह में खर्चा कर लिया तो उसको फोन आ जाता था। अच्छा। कि इतना बहुत धूमधाम से शादी कर रहा है, जरा अपनी भी खातिरदारी कर देना जी। तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के फोन आ जाते थे वसूली के लिए। अगर किसी ने नई कार खरीद ली तो उसको फोन आ जाता था। फिल्में अगर बनती थी, किसी फिल्म का मुहूर्त हुआ, नारियल फूटा, तो उसको फोन आ जाता था। और फिर होता यह था कि अगर किसी ने एक गैंग को पैसा दे दिया तो दूसरे गैंग को भी पता चल जाता था, तो वो भी मांगते थे। और जो नहीं देता था उसको खत्म कर दिया जाता था। राइट। तो उस वक्त दौर ऐसा था कि मुंबई में एक साल में 100 शूटआउट्स होते थे। ओके। शूटआउट्स का मतलब कि गैंगस्टर्स की ओर से गोलियां मारी जाती थी। यहां तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है क्रॉफर्ड मार्केट के सामने, उनके ऑफिस के ठीक सामने रूपम का शोरूम है। उस रूपम के शोरूम के मालिक को, भरत शाह को भी जो है ना वहीं पे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ही मार दिया गया। अच्छा। गोली चली होगी तो पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में सुनाई पड़ी होगी उसकी आवाज। तो ऐसी हालत थी। ये क्या इंसिडेंट था एग्जैक्टली? ये इंसिडेंट ऐसा था कि उन दिनों तमाम गैंग्स जो है व्यापारियों को फ़ोन करते थे जबरन वसूली के लिए। इनको भी फ़ोन किया तो इन्होंने, छोटा शकील का फ़ोन आया था इनको। इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, बोला नहीं दूंगा। और साथ में इन्होंने दूसरे व्यापारियों को भी बोला कि कोई भी पैसा नहीं देगा, आई विल हेल्प यू टू गेट पुलिस प्रोटेक्शन। इनको खुद भी पुलिस प्रोटेक्शन मिला और इन्होंने कई औरों को भी दिलवाया, बिकॉज ये कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लीडर टाइप के थे। अच्छा, पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद में फिर छोटा शकील की ओर से जो है थ्रेट्स आने बंद हो गए। उनको लगा कि भाई खतरा नहीं है क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया है तो सब ठीक है। अब होता यह है कि कुछ महीनों के बाद में इनको लगता है कि अब पुलिस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, खतरा तो टल गया है, अब कोई धमकी भरे फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाती है। फिर होता है कि एक दिन वो अपने दुकान से, उस रूपम के शोरूम से बाहर निकलते हैं और पास ही में एक पब्लिक बूथ होता है, टेलीफोन बूथ होता है, वहाँ से उन्हें कॉल करना होता है अब्रॉड के लिए। अभी तब आज के जैसे जो है ना इतने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, मिड 90s की मैं बात बता रहा हूँ जो है। और अगर ISD कॉल वगैरह करना होता था तो लोग ऐसे बूथ पर जाते थे, STD PCO बूथ्स पर जाते थे।
तो वहाँ पर बूथ पर जाके वो अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे थे, तभी 2 शूटर आते हैं। दिवाली का वक्त चल रहा था, पूरा भीड़ भाड़ थी बाज़ार में, शाम का वक्त था, रौनक थी, सैकड़ों लोग थे। उस बीच में 2 लोग आते हैं, इनके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं। ओके, और ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने होता है, ठीक सामने। तो पुलिस का कुछ डर नहीं था उस वक्त? पुलिस का डर नहीं था। पुलिस ने भी उसके बाद स्ट्रेटजी शुरू की। पुलिस ने हिटबैक करना शुरू किया एनकाउंटर्स की शक्ल में, लेकिन पुलिस से एक गलती हो गई थी। एक एनकाउंटर टीम ने जो है एक बेगुनाह आदमी को मार दिया था गैंगस्टर बताकर। एक चने बेचने वाले आदमी को, जो है जावेद फावड़ा का केस बड़ा फेमस हुआ था, तो उसको मार दिया। उसके बाद में हुआ ये कि ये मामला कोर्ट में गया और फिर कोर्ट में जस्टिस अगवार एक थे, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई एनकाउंटर्स को एग्जामिन करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए कि ये जो एनकाउंटर्स थे फर्जी थे और पुलिस वालों को तो मर्डर केस में अंदर डाल देना चाहिए। तो उसकी वजह से पुलिस का मोरल भी डाउन हो गया और पुलिस के लोग बड़े घबरा भी गए कि हम एनकाउंटर करेंगे तो हम ही प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। तो इस वजह से गैंगस्टर्स के भी हौसले काफ़ी बढ़ गए थे जी। तो ये सारा कुछ हो रहा था। ओके। लेकिन फिर एक ब्रेक के बाद वापस से एनकाउंटर्स की पॉलिसी शुरू हुई और फिर एनकाउंटर्स में रोज़ाना हर दूसरे दिन जो है पुलिस किसी ना किसी को गैंगस्टर को मारती थी। जी सर, वो पुलिस एनकाउंटर्स पे हम वापस आएंगे बिकॉज वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है प्रदीप शर्मा, दया नायक जैसे लोगों की। एक जो मुझे चीज़ पूछी, किसी फिल्म का ही डायलॉग है कि कोई पुलिस वाला ही शायद कह रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किसने कहा था और कौन सा फिल्म का है, बट अंडरवर्ल्ड एक दीमक की तरह है और ये मुंबई को पूरा खोखला कर देगा, ये डायलॉग था। सो ये जो दीमक थी इसकी शुरुआत कब हुई, मतलब कौन से साल से ये एक्चुअल इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया मुंबई में? देखिए क्या होता था, अंडरवर्ल्ड तो हमेशा से मुंबई में रहा। देखिए मुंबई शहर वो शहर है जहाँ पर बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, क्योंकि पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है, एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर कारोबार होता है, यहाँ पर तमाम बड़े बैंक्स के हेड ऑफिसेस हैं, यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे अलग अलग कमोडिटीज़ के बाज़ार हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। तो पैसों का बड़े पैमाने पर इस शहर में लेन देन होता है और अंडरवर्ल्ड हर उस धंधे पर नज़र रखता है जहाँ पर मनी बड़े पैमाने पर एक्सचेंज होते हैं। तो इस वजह से मुंबई में भी अंडरवर्ल्ड सक्रिय हुआ। लेकिन बात ऐसी थी कि मिड 80s तक जो है ना, जो अंडरवर्ल्ड था वो ज़्यादा खून खराबे वाला नहीं था। उसमें स्मगलिंग होती थी, सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग होती थी, ऑयल की स्मगलिंग होती थी, इन तमाम चीज़ों की स्मगलिंग होती थी। बेसिकली अंडरवर्ल्ड का काम होता है, ये जो करीम लाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, ये सब स्मगलर्स थे। या फिर अगर वरदाराजन मुदलियार की बात करें तो वरदाराजन मुदलियार वो दारू के अड्डे वगैरह चलाता था, जुए के अड्डे वगैरह चलाता था उस टाइप, या फिर सुपारी वगैरह लेता था। तो एज सच जो है एक्सटॉर्शन के लिए किलिंग और जो एक पूरा आतंक का राज नहीं था, गैंग वॉर्स नहीं थे उसमें, मतलब ऐसे कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाता था, उसमें रोजाना शूटआउट्स नहीं होते थे। गैंग वॉर होता था तो किसमें कि इन गैंगस्टर्स में, ये जो वैसे भी ये जो 3 बड़े मैंने नाम लिए 3-4, ये आपस में जो है अच्छे से ही रहते थे, ये आपस में नहीं लड़ते थे। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, लेकिन किसी न किसी, अगर किसी को मारने की सुपारी दे दिया, किसी से पैसा रिकवरी का काम दे दिया, तो उस वक्त में हिंसा होती थी। लेकिन अदरवाइज बाय एंड लार्ज ये अपने आप को बिजनेसमैन ही मानते थे और स्मगलिंग का बिजनेस करते थे। लेकिन तस्वीर बदल जाती है दाऊद इब्राहिम की एंट्री के बाद। ओके। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री के बाद से ही खून खराबा शुरू होता है। खून खराबा शुरू होता है पहले कैसे? पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में गैंग वॉर हो जाता है। किस चीज़ को लेकर? कई सारी चीज़ों को लेकर। दाऊद तो पहले हाजी मस्तान के लिए काम किया करता था और स्मगलिंग का काम करता था, तो उसमें दाऊद का ये नज़रिया था या उसका एम्बिशन था कि सब पर अपना ही कब्जा होना चाहिए, अपना ही सिक्का चलना चाहिए। ही वॉज वेरी एम्बिशियस जी। और उसकी वजह से ईगो क्लैशेस होते थे। वहीं पर दूसरी तरफ ये था कि करीम लाला के जो नाते रिश्तेदार थे उनका क्लैश होता था। पहले ये लोग साथ में ही थे, मतलब कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं कि आप देखेंगे कि समद खान के साथ में
और अमीरजादा आलमगीर के साथ में जो है दाऊद इब्राहिम बड़े दोस्ताना अंदाज में उनके साथ में खड़ा हुआ है। ये लोग पहले साथ में घुमा फिरा करते थे, दोस्त थे, लेकिन उसके बाद में वर्चस्व को लेकर इसमें लड़ाई छिड़ गई और उसमें सबसे मेन था कि दाऊद का मानना था कि अपना ही चलना चाहिए और फिर खून खराबे का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो चलते ही रहा। तो पहला जो गैंग वॉर हुआ खून खराबे वाला फुल फ्लेज, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग और पठान गैंग के बीच में हुआ। एक दूसरे के लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया और वहां से फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में गन कल्चर आ गया। ओके। खून खराबा, उसके पहले गन कल्चर नहीं था, उसके पहले स्मगलिंग कल्चर था। 80s के डिकेड में दाऊद की एंट्री के बाद, दाऊद हालांकि लेट 70s में ही अपराध जगत में सक्रिय हो गया था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसके बाद उसने जब अपना इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया तो फिर उसने कहा कि अब तो अपना ही राज होना चाहिए और फिर वहां से क्लैश होने शुरू हुए। ओके, तो वो पहला इंसिडेंट था जब दाऊद आता है तो मुंबई की तस्वीर पूरी बदल जाती है वहाँ से। मुझे सर दाऊद के बारे में आपसे और जानना है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि उसकी एंट्री के बाद में गन कल्चर आ गया यहाँ पे, तो ये उसका क्या एम्बिशन था कि पूरे मुंबई पे उसका कब्जा होना चाहिए? बिल्कुल, हर धंधे पर, स्मगलिंग के धंधे पर, कंस्ट्रक्शन के धंधे पर, गैमलिंग के धंधे पर, सिनेमा पे, हर तरह से वो पैसा कमाना चाहता था और उसको ये बात समझ में आ गई थी कि डर से पैसा मिलता है, डराकर पैसा मिलता है। और दूसरा, उसको पैसे की ताकत का अंदाजा था कि वो पैसे से किसी को भी खरीद सकता है। जी। उसके लॉयल पुलिस अधिकारी थे, कस्टम अधिकारी थे, पुलिस भी लॉयल थे, पॉलिटिशियंस थे। ओके। मतलब उसके पेरोल पर थे, बाकायदा दाऊद की तरफ से उनको पैसे दिए जाते थे इन लोगों को। और यहाँ तक कि जब दिवाली वगैरह का मौका होता था तो इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स भिजवाए जाते थे। मुझे डी कंपनी के एक शख्स से मेरी बात हो रही थी जो मेरा खबरी भी था। उसने एक बार मुझे बताया था कि एक शख्स नल बाज़ार में रहता था, वो उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो तमाम उस वक्त के बड़े पुलिस अधिकारी थे या कस्टम्स के अधिकारी थे, उनको उन ज़मानों में VCR हुआ करता था, उस ज़माने में उनको VCR गिफ्ट अच्छा करता था दिवाली पर, या कभी दूसरे त्यौहार पर कुछ और गिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से उन सबको खुश रखता था जी। तो पैसे की ताकत पता थी दाऊद को और इस ताकत को भरपूर इस्तेमाल करता था। सर डी कंपनी को ब्रेक डाउन करिए, इसमें मतलब जो दाऊद था उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन था, मेन लोग कौन थे इस कंपनी में? देखिए, जब दाऊद ने अपना गिरोह शुरू किया तो उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे अलग अलग मुंबई के इलाकों में जो गैंगस्टर्स थे उनको उसने साथ में लेना शुरू किया और फिर मिलकर जो है एक उसकी अलग गैंग बनी, डी कंपनी। अब अगर दाऊद से शुरू करें तो उसका सबसे खास तो उसका भाई था, वो उसका गैंग मेंबर भी और उसका भाई भी, अनीस इब्राहिम। दाऊद के कुल मिला के जो 7 ये भाई थे, उनमें से दाऊद के बाद सबसे खूंखार जो है ये अनीस इब्राहिम है। ओके। फिर छोटा शकील, जो कि दाऊद जिस पाकमोडिया स्ट्रीट में रहता था उसके सामने वाली गली में, टेमकर मोहल्ले में, ये छोटा शकील रहता था। फिर छोटा राजन जो कि चेंबूर में एक्टिव था, वो दाऊद के साथ में मिल गया। फिर सरद शेट्टी था, वो दाऊद के साथ आया। एक लंबू शकील था, उसका भी पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। छोटा शकील का नाम मुझे याद है, बाबू शकील अहमद मियाँजान शेख। ओके। ये छोटा शकील का नाम है। अच्छा, छोटा शकील का नाम छोटा क्यों पड़ा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताइए सर। क्योंकि दाऊद गिरोह में 2 शकील थे। एक लंबू शकील था जिसकी हाइट ज़्यादा थी और ये जो छोटा शकील, इसकी हाइट कम थी। अब दोनों का ही नाम शकील था, तो इनको अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर दाऊद कहेगा कि जा शकील को मैसेज दे के आ, तो फिर लोग कंफ्यूज होते थे कि शकील से ये लेके आ या शकील को वो देकर आ। तो इसके लिए गैंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए एक को छोटा शकील बोला जाने लगा, एक को लंबू शकील बोलने जाने लगा। ओके। तो इस तरह से इन दोनों का अलग अलग नाम हुआ। तो ये लंबू शकील भी था गैंग में। तो ऐसे बहुत सारे, अबू सलेम इनकी गैंग में था। अबू सलेम को गैंग में लेकर आया था अनीस इब्राहिम। अनीस इब्राहिम के ड्राइवर का काम करता था। अच्छा। वो भी गैंग में था। फिर आफ्ताब बटकी, वो इनकी गैंग में था। ओके। और कई सारे नाम जो है
उस वक्त शुरुआती दौर में जो है दाऊद के साथ में जुड़े थे। लेकिन हुआ ये कि 93 तक, 94 तक, अगर दाऊद के राइट हैंड की बात करें, जो उसका सबसे खास आदमी था, उसका सबसे भरोसे का आदमी था, वो था छोटा राजन। लेकिन फिर होता यह है कि कई कारणों से दाऊद और छोटा राजन के बीच में मनमुटाव होने लगता है। क्या रीजंस थे? देखो, जो दिखाने का रीज़न है, बताने का रीज़न तो यह है, जो छोटा राजन क्लेम करता है कि दाऊद ने देश विरोधी काम किया, मुंबई शहर में बम धमाके किए, वो देशद्रोही है, वो अब आतंकवादी बन गया है, और ये सारा कुछ उसको बिना बताए किया गया था, जिससे कि छोटा राजन नाराज था। उसका कहना था कि अगर उसको पता चलता तो ऐसा नहीं होने देता, और फिर वो अलग हो गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोगों से अगर बात करें और पुलिस वालों से बात करें तो वो ये बताते हैं कि ये तो ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बताया जाता है ऐसा, लेकिन असल कारण ये था कि छोटा राजन और दाऊद में जो है व्यावहारिक कारणों से भी जो है मनमुटाव चल रहा था। अच्छा। उनके बीच में पैसों के लेन देन को लेकर जो है कुछ झगड़े शुरू हो चुके थे। और दूसरा ये था कि छोटा राजन पर दाऊद इतना भरोसा करता था, इसके लिए जो दाऊद गिरोह के जो दूसरे मुस्लिम गैंगस्टर्स थे वो छोटा राजन से जलते थे, और वो दाऊद के कान भरते थे कि भाई इससे संभल के रहना, ये अपना खुद का गैंग बना सकता है, अलग हो सकता है। अच्छा, तो वो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे भी हो रहा था, उस तरह की चीज़ें भी हो रही थी। और ये था कि क्या होता था कि अगर दाऊद ने किसी ऐसे शख्स को फ़ोन किया, या छोटा राजन ने किसी ऐसे शख्स को फ़ोन किया वसूली के लिए, जो कल को दाऊद का करीबी निकलता है या दाऊद के पास पहुंच जाता है कि भाई छोटा राजन का फ़ोन आया था, या इतना खोखा मांग रहा है, कुछ कम कराओ ना, या फिर रिक्वेस्ट करे कि पैसा देना ही ना पड़े। अगर दुबई पहुंच जाता था वो आदमी या बात कर लेता था, तो फिर दाऊद छोटा राजन को बोलता था जाने दे इसको, इससे मत वसूल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दाऊद किसी छोटा राजन के करीबी आदमी के पास जाके वसूली के लिए फ़ोन करे, छोटा शकील करे या दाऊद खुद करे या दाऊद के कहने पे कोई और करे, और वो आदमी अगर छोटा राजन के पास आए कि आप जरा दाऊद भाई को समझाओ ना, मेरे से इतना पैसा मांग रहे, इतना मैं दे नहीं सकता हूँ, या फिर मैं दे ही नहीं सकता, उनको बोलो ना मेरे से वसूली नहीं करें, और अगर छोटा राजन जब बोलता था ये बात तो दाऊद नहीं सुनता था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं छोटा राजन को अखर रही थी कि दाऊद अगर किसी से वसूली कर रहा है, ठीक है, और वो अगर मेरे पास आ रहा है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो दाऊद को छोड़ देना चाहिए उसको। और मैं अगर किसी से करता हूं और वो दाऊद के पास जाता है, तो दाऊद के बोलने पे मैं उसको छोड़ देता हूं। तो ये ईगो क्लैशेस होने लगे। ये हो रहा था। फिर इसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि इन सब लोगों को ना पत्ते खेलने की बहुत आदत थी। तो दुबई में ये लोग शाम के वक्त में जो है पत्ते खेलने के लिए बैठते थे, तो उसमें एक दूसरे की खिंचाई, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को रोस्ट करना, ये सब उनका चलता था। तो उसमें भी कुछ झगड़े वगड़े ऐसे हो गए थे। अच्छा। जिससे छोटा राजन जो है उसका मन खट्टा हो गया था इस गैंग से। तो ये कारण बताया जाता है। ओके, बट सर आपने बीच में कहा कि जब ये ब्लास्ट करिए 93 वाले ब्लास्ट थे, हाँ, तो ये उसी रीज़न से थे कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू वाला एक वहाँ पे प्ले आ गया था बीच में? देखिए, ऐसा है कि उसके पीछे की कहानी यह है कि दाऊद ने आखिर ये ब्लास्ट क्यों करवाए। कहानी यह है कि दाऊद जो स्मगलिंग का माल भेजता था सी रूट से मुंबई, तो हुआ ये कि एक बार पाकिस्तान के एक दूसरे गैंगस्टर ने दाऊद का वो माल अपने कब्जे में ले लिया, और दाऊद को बड़ा लॉस हुआ क्योंकि उसका कंसाइनमेंट जो है एक दूसरे गैंगस्टर ने ले लिया था। ये बात है बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की बात की, 92 के बाद की। इस बीच में होता यह है कि दुबई में पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, उसके लोग दाऊद से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि तेरा जो माल पकड़ा गया है उसको हम लोग छुड़वा के दे सकते हैं, लेकिन बदले में तेरे को हमारा काम करके देना पड़ेगा। तो काम क्या करके देने का है कि मुंबई में माल पहुंचवाने का है, मतलब एक्सप्लोजिव्स RDX, और फिर वहाँ पे ब्लास्ट करवाने हैं। तो ये उनका प्रोजेक्ट था। बोला कि हम तेरा माल छुड़वा देंगे, तो
तो तू ये हमारा काम करके दे वहाँ पे। अच्छा, आईएसआई ने दाऊद को इसलिए अप्रोच किया क्योंकि आईएसआई को ये पता था कि दाऊद के पास में स्मगलिंग का नेटवर्क है। दाऊद जिस नेटवर्क से सोना चांदी या इलेक्ट्रिक सामान भेजता था, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो है आरडीएक्स और हथियार भी भेजे जा सकते थे। राइट। और दाऊद के लिए ये काम करते थे 2-3 लोग करते थे। मोहम्मद डोसा करता था, फिर टाइगर मेमन करता था, दाऊद फंड से करता था, ये सब लैंडिंग वगैरह करवाते थे माल की। तो इसलिए दाऊद को अप्रोच किया। अब दूसरी तरफ दाऊद पर थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर भी था। यहाँ से एक कहानी है कि कुछ लोगों ने पायधुनी इलाके में दाऊद के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाओं ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि दाऊद धिक्कार है कि आपके रहते हुए मुस्लिमों पर ऐसा अत्याचार हुआ। और ये भी कहानी बताई गई कि मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियाँ भेजी दाऊद को। अच्छा। तो ये पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये किसी लेखक ने किताब में लिख दिया, आपने, मैंने नहीं लिखा। तो ये भी चर्चा हुई कि दाऊद जो है कम्युनिटी की तरफ से एक इमोशनल प्रेशर भी था दाऊद के ऊपर। ओके। कि बदला लेना चाहिए बाबरी मस्जिद गिराए जाने का। और बाबरी मस्जिद के बाद जो दंगे हुए थे, तो दंगों के सेकंड फेज में क्या हुआ था कि पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने मुसलमानों को टारगेट किया, मुस्लिम्स को मारा। तो दाऊद के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेशर था दाऊद पर कि देखिए पुलिस तो हिंदुओं के साथ हो गई, तो हमारे साथ कम से कम आप तो रहिए, ऐसा उसको संदेश गया। जी। तो एक ये कारण भी था कि एक तरफ उसका बिजनेस इंटरेस्ट था कि उसका कंसाइनमेंट छूट जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी था कि उसकी कम्युनिटी की तरफ से जो दबाव आ रहा था तो उसको भी शांत करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए फिर दाऊद ने उन ब्लास्ट को अंजाम देने की सोची। और फिर दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मुंबई के पास रायगढ़ में और गुजरात में आरडीएक्स की लैंडिंग हुई। खास करके 12 मार्च 1993 को जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए 12 जगहों पर, उसके लिए आरडीएक्स की लैंडिंग रायगढ़ में हुई। ना केवल लैंडिंग हुई, दाऊद के लोगों ने ना केवल लैंडिंग करवाई, बल्कि लोग भी जो है दाऊद के आदमी टाइगर मेमन ने दिए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग हुई, क्योंकि उन आरडीएक्स के साथ में AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और दूसरे हथियार भी थे साथ में। तो बम बनाना भी सिखाया, उसकी ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान में लोग भेजे गए, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई वहाँ पर। यहाँ पर रायगढ़ के पास सांधेरी नाम की जगह है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, जगह जगह पर उनको ट्रेन किया गया। तो इसके लिए मैन पावर भी जुटा के दिया। और फिर 12 मार्च को जगह जगह पर जो है बॉम्ब प्लांट किए गए। सारे जो व्हीकल्स थे जिसमें कि बॉम्ब रखा जाना था, वो सब पहले माहिम में, जहाँ पर ये टाइगर मेमन रहता था, उसके घर पर लाए गए और वहाँ पर सब में बनाकर, बॉम्ब बनाकर उनको लोड किया गया। और फिर सुबह ही निकल गए सब लोग अलग अलग जगह पे। और टाइगर मेमन, याकूब मेमन अपनी फैमिली के साथ निकल गए दुबई के लिए और फिर वहाँ से पाकिस्तान। ओके। तो सर एक और चीज़ फिर आती है दाऊद की ही, ये मतलब जब डी कंपनी बन गई, जब इसने बना ली, तो इसका सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड में ही जो हम कहते हैं कि एनिमी कौन था, दुश्मन कौन था? नहीं, जैसा मैंने बताया कि जब डी कंपनी बन गई, दाऊद एक गिरोह के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया, तो पहला तो दुश्मन था पठान गैंग। तो पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारा। पठान गैंग ने भी दाऊद के बड़े भाई साबिर को मारा था प्रभा देवी में, पेट्रोल पंप पर। ओके। और उसके बाद दाऊद ने पूरी पठान गैंग खत्म कर दी। करीम लाला को छोड़कर जितने भी मेजर खिलाड़ी थे पठान गैंग के, सबको दाऊद के लोगों ने मारकर खत्म कर दिया। तो पठान गैंग को खत्म करने के बाद मिड 90s तक जो है दाऊद के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहा। लेकिन मिड 90s में क्या हुआ कि 2 बड़े चैलेंजर्स दाऊद के लिए उभरे। एक अरुण गौली, जो कि मुंबई के बाइकला इलाके में रहता था, दगड़ी चाल में। और दूसरा उसी का राइट हैंड छोटा राजन, जो उससे अलग हुआ और फिर उसने अपनी अलग गैंग बनाई। और छोटा राजन फिर चुन चुन कर दाऊद के लोगों को मारने लगा, और खास करके ऐसे लोगों को टारगेट करने लग गया जो कि मुंबई बमकांड में आरोपी थे, जिनको कि प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। और वो जब बेल पर बाहर आते थे तो फिर उनको निशाना बनाया जाता था। ओके। जो टाडा में गिरफ्तार हुए थे, ये बताने के लिए कि वो देश के ये बताने के लिए, ये इस्टेब्लिश करने के लिए
कि वो एक देशभक्त डॉन है, वो एक पैट्रियोटिक डॉन है, और दाऊद जो है एक देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, आतंकवादी है। ओके, ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है कि एक देशद्रोही डॉन है और एक देशभक्त डॉन है। बिल्कुल बिल्कुल। और Okay. ये बताया जाता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंडिया की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको तो दाऊद को पकड़ना उनकी प्रायोरिटी थी। ठीक है, छोटा राजन इज ऑल्सो ए क्रिमिनल, बट द बिगर क्रिमिनल हु इज ऑल्सो ए ट्रेटर इज दाऊद इब्राहिम। ओके, तो दाऊद इज दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन कौन है? छोटा राजन था। तो ये कहा जाता है कि फिर छोटा राजन से तालमेल किया हमारी एजेंसीज ने दाऊद के लोगों को खत्म करवाने के लिए। और दाऊद का जो नेटवर्क था वो सिर्फ इंडिया में नहीं था। इंडिया का जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, वहां पर भी दाऊद ने अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए। ओके, और आईएसआई का वहां बेस जमवाने में दाऊद ने मदद की थी। तो एक वहां पर आदमी था मिर्जा दिलशाद बेग, जो कि वहां का सांसद बन गया था। तो वो दाऊद की एक्टिविटीज वहां से संचालित करता था। तो छोटा राजन की मदद से हमारी एजेंसीज ने उस मिर्जा दिलशाद बेग को वहां खत्म करवा दिया था। और ऐसे बहुत सारे जो दाऊद के एजेंट्स थे अलग अलग जगह पर, उनको खत्म करवाने में जो है छोटा राजन ने मदद की थी। तो एक इस गैंग वॉर का एक स्वरूप ये भी था। ओके, तो सर दो चीज़ें यहाँ पे, दाऊद इंडिया छोड़ के कब जाता है और 93 के बाद में दाऊद ज़्यादा पावरफुल बन जाता है बिकॉज आईएसआई का उसके पास में हेल्प रहता है, आईएसआई का उसके पास में हेल्प रहता है, इसलिए। देखिए, दाऊद, दो अलग अलग सवाल हैं आपके। दाऊद इंडिया छोड़कर जाता है 1986 में। 1986 में उसके इंडिया छोड़ने का कारण बेसिकली ये होता है कि उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कस्टम्स के, और फिर ऐसी एक नौबत आती है कि उसको लगता है कि अब काफ़ी वक्त जो है जेल में बिताना पड़ सकता है। और पुलिस और कस्टम्स जो है यहाँ पर काफ़ी दबिश देती हैं उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से दाऊद को लगता है कि इंडिया के बाहर रह के ऑपरेट करना चाहिए। और इन दिनों में दुबई जाना बड़ा आसान था, और दुबई और इंडिया में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं थी, प्रत्यर्पण संधि भी नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि दुबई गए तो वहाँ की पुलिस पकड़ के इंडिया की पुलिस को दे देगी, ये भी नहीं था। मतलब प्रोटेक्शन था उसको एक तरह से। तो दाऊद जो है दुबई चला गया। वहाँ पर भी उसके लोग पहले से ही सेटल थे, और दुबई में रहकर फिर वो ऑपरेट करने लगा। तो जब वो मुंबई में था उसी वक्त उसने अपना नेटवर्क हर जगह फैला दिया था ऑलरेडी। हाँ, मुंबई में था तभी उसने अपना नेटवर्क फैला दिया था। जब उसकी गैंग बन गई थी, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट उसका तैयार हो गया था, तो तभी उसने अपना नेटवर्क बना लिया था। ओके ओके। एंड 93 के बाद में इसकी पावर्स और बढ़ जाती है बिकॉज आईएसआई का इसके पास में बैकिंग आ जाता है। हाँ, उसके बाद में ये होता है कि आईएसआई के साथ में इनका गठजोड़ हो जाता है। फिर दाऊद को ये लगता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में आके कल को यूएई की गवर्नमेंट जो है दाऊद को उनके सुपुर्द ना कर दे। और आगे चलकर ये होता है कि जब 9/11 हो जाता है यूएस में, तो फिर अमेरिका भी जो है आतंकवादियों के खिलाफ अलग अलग देशों में कार्रवाई करने लग जाता है, या तमाम देशों पर दबाव बनाने लगता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तब भी दाऊद को लगता है कि हो सकता है कि कहीं इस चक्कर में जो है वो भी पकड़ा ना जाए। तो क्या होता है कि 94-95 के बाद दाऊद अक्सर दुबई आया जाया करता था, लेकिन 2001 के बाद में उसने दुबई से टोटली अपने आप को हटा लिया, और आईएसआई की मदद से वो कराची में शिफ्ट हो गया, कराची के क्लिफ्टन इलाके में। ओके। और कराची से ही ऑपरेट करने लग गया। तो 93-94 के बाद जब उसने ब्लास्ट कराया, तो उसके बाद में ही आईएसआई ने उसको कराची में सेटल कर दिया था। लेकिन उसका मूवमेंट होते रहता था दुबई और कराची के बीच में। लेकिन 2001 के बाद, 9/11 के बाद में फिर उसने पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर निकलना बंद कर दिया। ओके। बहुत कम ही इंस्टेंसेस हैं जब वो पाकिस्तान से बाहर गया होगा। शायद वो लंदन वगैरह गया हो 1-2 बार, या फिर हज करने के लिए गया हो सऊदी अरेबिया। उसके अलावा वो ज़्यादा पाकिस्तान के बाहर गया नहीं। सर, दाऊद का क्रिकेट पे किस तरह का इन्फ्लुएंस था? बिकॉज वो फोटोज भी आई है ना, जहाँ पे वो स्टेडियम में उसका एक टेलीफोन के साथ में फोटो है बहुत फेमस। कपिल देव ने भी एक इंसिडेंट बताया कि वो ड्रेसिंग रूम तक आ गया था, फिर कपिल देव ने उसे बाहर निकाला था। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी है। देखिए, ऐसा है कि दाऊद जो है ना, दाऊद को क्रिकेट से बहुत प्यार था। दाऊद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। दाऊद जब टीनेजर था तो जिस इलाके में रहता था ना, पाकमोड़िया स्ट्रीट के पास तेली मोहल्ला और टेमकर,
स्ट्रीट वहाँ के लड़कों को लेकर है ना, उसने एक क्रिकेट का ग्रुप बनाया था, एक टीम बनाई थी जिसका नाम दिया था आज़ाद ग्रुप। अच्छा। तो उन दिनों क्या होता था कि ऐसे गली मोहल्ले के टीम्स के टूर्नामेंट हुआ करते थे। हाँ। और इस तरह तरह के नाम रखे जाते थे। 11 स्टार्स क्रिकेट टीम, यंग 11 क्रिकेट टीम, डैशिंग क्रिकेटर्स, या इस टाइप के ऐसे फैंसी नेम्स रखे जाते थे। और ये सारे यंगस्टर्स के ग्रुप होते थे, टीनेजर्स के ग्रुप होते थे। तो दाऊद ने भी अपना एक ग्रुप बनाया था क्रिकेट खेलने का। और उसका इंटरेस्ट था ही। एक इंसिडेंट याद आता है कि दाऊद गैंग में छोटा शकील को छोड़कर सभी लोग अनीस इब्राहिम को भी भाई बोलते थे। लेकिन छोटा शकील जो है वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम को ही भाई बोलता था। ओके। और एक इकबाल कास्कर दाऊद का भाई है, उसको भाई बोलता था। उसको छोड़कर वो किसी को भाई नहीं बोलता था। तो ऐसे क्रिकेट वगैरह जब ये लोग खेलते थे तो छोटा शकील कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता था, ये अनीश जरा बॉल लेके आया, ये अनीश तू उधर फील्डिंग कर। तो अनीश को ये बड़ा अखरता था कि वो डॉन का भाई है, गैंग में भी एक्टिव है, और ये छोटा शकील जो है मतलब इस तरह से बात कर रहा है। बाकी सारे लोग तो इज्जत दे के बात करते थे जी, लेकिन ये छोटा शकील इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये उसको अच्छा नहीं लगता था। तो ये भी एक कारण था कि अनीस इब्राहिम और छोटा शकील में कभी आपस में जमी नहीं, वो आज तक नहीं जमती है, क्योंकि छोटा शकील दाऊद के अलावा अनीस को इज्जत ही नहीं देता था। और इनके बीच में गैंग में ही एक तरह से राइवलरी थी विद इन द गैंग। ओके। अब बात करते हैं क्रिकेट प्रेम की। तो दाऊद इब्राहिम ने, जैसा मैंने बताया कि टीनेज में ही उसने एक ग्रुप बना लिया था। उसके बाद वो क्रिकेट देखने का भी शौक था। दूसरी बात ये कि क्रिकेट पर बड़े पैमाने पर वो सट्टा लगाता था। सट्टे के कारोबार में उसका बहुत बड़ा दखल था। उसके गैंग के रेवेन्यू का एक जरिया था सट्टा। तो वो भी एक कारण था। और दुबई में जब वो सेटल हुआ तो दुबई में जब भी शारजा वगैरह में मैचेस होते थे दाऊद वहाँ पे रहता था। और दिलचस्प बात यह है कि दाऊद जो है इंडिया का झंडा लेके बैठता था। दाऊद इंडिया के पक्ष में नारे लगाता था, इंडिया जीते ऐसी कोशिश होती थी उसकी। और अक्सर ड्रेसिंग रूम में जाता था और इंडियन क्रिकेटर्स से मिलता था। अच्छा। उनसे हाथ वाथ मिलाता था, उनसे बातचीत करता था। ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा था? बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी उस दौरान के कुछ क्रिकेटर्स से बात हुई, इंडियन क्रिकेट टीम के लोगों से, तो वो बताते थे कि कोई बड़ी बात नहीं थी दाऊद का आना। जो है बोला इट वॉज वेरी रेगुलर। ओके। दाऊद वहाँ पर आता था, बातचीत करता था हाँ। लोगों के साथ में, कुछ को गिफ्ट भी देता था, फिल्म स्टारों को भी गिफ्ट देता था। हाँ। जो उनकी पार्टीज में नाचने गाने आते थे तो लौटते वक्त सोने का एक बिस्किट गिफ्ट में मिलता था। ये सब भी होता था। तो इट वॉज वेरी रेगुलर। मतलब दाऊद का ड्रेसिंग रूम में आना, मिलना जुलना क्रिकेटर्स के साथ में, ये आम बात थी। ये अलग बात है कि एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कपिल देव की नज़र पड़ी और कपिल देव ने भगा दिया। वो ट्रू इंसिडेंट है? वो ट्रू इंसिडेंट है, ऐसा हुआ था। ओके। वो मोर देन वन सोर्सेस जो है उस बात को कंफर्म करते हैं कि ऐसा हुआ था। ओके। दाऊद ने कभी कुछ किया क्यों नहीं उसके बारे में? बिकॉज दाऊद लाइक करता था क्रिकेटर्स को, और दाऊद को पता था कि उसकी हैसियत तो एक अपराधी की है, गैंगस्टर की है। और वो क्रिकेटर्स को लाइक करता था, इंडियन क्रिकेट टीम को लाइक करता था उस वक्त। ये अलग बात है कि जब पाकिस्तान में वो सेटल हो गया और पाकिस्तान ने उसको शायद दे दी, तब जो है इंडिया के प्रति नफरत के भाव आ गए। हालांकि अभी भी जो छोटा शकील ने कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे तो उसमें उसने एंटी इंडिया नहीं बोला था, लेकिन उसकी हरकत तो एंटी इंडिया थी ना। इंडिया के सबसे बड़े शहर को आपने बॉम्ब किया, 257 लोगों की जान गई, 750 लोग घायल हुए जी। तो ये तो था ही। लेकिन उस वक्त की बात करें जो है 93 के पहले की, तो दाऊद इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया करता था। ये मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा। एंड ही चीयर्ड इंडियन टीम। ओके। ठीक है सर। कभी दाऊद के साथ में इंटरेक्शन हुआ आपका? नहीं, मेरा दाऊद के साथ में नहीं हुआ। दाऊद किसी उसके इब्राहिम के गैंग साथ मेंबर में के नहीं साथ? हुआ। हाँ, उसके किसी गैंग मेंबर के साथ? हाँ, उसके गैंग मेंबर के साथ में हुआ। मतलब मुझे 2003-4 में एक बार थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए थे। इसके बारे में आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था
हाँ, वो अलग इंसिडेंट था, उसमें मुझे Okay. कॉल नहीं आया था, उसमें मुझे पुलिस ने बताया कि आई वाज हाँ. अंडर थ्रेट फ्रॉम Right. डी कंपनी। राइट. लेकिन उसके पहले वो 2008 का इंसिडेंट था जब मुझ पर थ्रेट था। उसके पहले 2004 में जो है आई गॉट अ थ्रेट कॉल फ्रॉम द गैंग। ओके. ये दोनों अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। क्या था ये इंसिडेंट? नहीं, उस वक्त में तेलगी स्कैम चल रहा था, हम लोग उसको कवर कर रहे थे। तेलगी स्कैम ओपन हुआ था और एक एक करके बहुत सारे जो है पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही थी। एंड आई वॉज डूइंग वेरी एग्रेसिव कवरेज। और बहुत सारे उन दिनों में खबरें ऐसी थी जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। तो एक दिन मैं किसी स्टोरी पर था, मैं कल्याण में था मेरे ख्याल से, और किसी ने अननोन नंबर से कॉल किया था और मुझे धमकाया था कि जो कर रहा है ना भारी पड़ेगा, को छोड़ेंगे नहीं और देख लेंगे ये वो। तो सामने वाले ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था कि ही इज़ फ्रॉम शकील गैंग। ओके. इस तरह से तो हमने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी, एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पास में शिकायत भी गई थी। ओके. तो वो इंसिडेंट हुआ था। तो ये तो मैं दूसरे गैंगस्टर्स से बात कर चुका हूँ, उनके कॉल्स मुझे आ चुके हैं। रवि पुजारी का मुझे कॉल आ चुका है, बंटी पांडे का आ चुका है, छोटा राजन से कई बार बात हो चुकी। छोटा राजन से क्या बातें हुई है? अरुण गवली से नहीं, छोटा राजन से बात ऐसी हुई कि छोटा राजन ने मुझे एक इंटरव्यू दिया 2010 में। और उस इंटरव्यू में उसने कई सारे जो शूटआउट्स मुंबई शहर में हुए, 3 से 4 शूटआउट्स, उसकी उसने जिम्मेदारी ले ली। ओके. कि इसका शूटआउट मैंने करवाया था। क्योंकि मैंने एक उससे सवाल पूछा था कि ये कहा जा रहा है कि आपका गैंग क्या वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है। जब छोटा राजन पर एक बार अटैक हुआ था बैंकॉक में 15 सितंबर 2000 को, तो उसके बाद में कई लोग ये कहने लग गए कि वो अटैक के बाद में छोटा राजन जो है कमज़ोर पड़ गया है, उसकी गैंग लगभग ख़त्म हो गई है। तो जब मुझे छोटा राजन से बातचीत का मौका मिला तो मैंने उसको पूछा क्या ये सही है कि आपका गैंग जो है कमज़ोर हो चुका है? तो ही सेड अगर गैंग कमज़ोर हो चुका है तो मैंने इसको कैसे मरवाया, अगर गैंग कमज़ोर हो चुका है तो मैंने उसको कैसे मरवाया, मैंने ये कैसे किया। सो ऑल दैट वाज रिकॉर्डेड इन द इंटरव्यू। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था? ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था, बट उसका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो मैंने नोट डाउन करके लिखा था। और फिर हुआ ये कि चूंकि दिस वाज एन व्हाट यू विल से कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अदालत के बाहर मेरे सामने किसी ने कन्फेस किया किसी क्राइम को। सो एक नागरिक के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, आई एम ड्यूटी बाउंड की इसकी जानकारी मैं लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को दूं, पुलिस को दूं। राइट. तो फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, क्योंकि ये किसी के मर्डर को क्लेम कर रहे थे। और मैंने छोटा राजन को बोला भी इंटरव्यू में, आप जो बोल रहे हो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, आप जिम्मेदारी ले रहे हो, मैं पुलिस को जाके जानकारी दूंगा, मुझे देनी पड़ेगी। छोटा राजन क्योंकि पुलिस पैरेलली फोन को सुनती ही है, आप नहीं देंगे तब भी पुलिस को मालूम पड़ने ही वाला है कि हाँ, क्योंकि उनके फोन्स तो टैप हो रहे हैं। हाँ, तो मेरे ऊपर मैं क्यों लीगल लायबिलिटी, अगर किसी ने मुझे बताया कि मैंने उसका मर्डर किया तो मैं जाके पुलिस को बोलूंगा कि ये आदमी बोल रहा है मैंने उसका मर्डर किया है। छोटा राजन का क्या रिस्पॉन्स था इस पे? उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल दो। ओके. ही वॉज अब्रॉड दैट टाइम। तो मैंने क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म कर दिया, क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स ने फिर मेरा स्टेटमेंट लिया, मुझे उस केस में मैं विटनेस बना। राइट. तो ये हुआ। इसके बाद 2011 में जब जेडे का मर्डर हुआ, तो जेडे के मर्डर के बाद में भी छोटा राजन का एक बार मुझे फोन आया था। हाँ, ज्योतिर्मय डे जो मिड डे के क्राइम एडिटर थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसे सीनियर भी थे काफ़ी। तो उसके बाद भी छोटा राजन का फ़ोन आया था, और फिर छोटा राजन ने बातों बातों पे बोला कि मेरे किसी ने कान भरे थे और जेडे को मुझे नहीं मारना चाहिए था, उसको पछतावा हो रहा था। अब वो पछतावा तो उन्होंने जता दिया कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कन्फेस भी कर लिया ना कि जेडे को मारा है। ये वही स्कूप वाला ही, ये स्कूप वाला ही मैटर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसमें जिग्ना वोरा का भी एक कनेक्शन था, ये वही वाला है? हाँ, इसमें जिग्ना वोरा भी आरोपी बनी थी, इसमें जिग्ना वोरा की भी अरेस्ट हुई थी, लेकिन जिग्ना वोरा इस केस से बरी हो गई थी, क्लियर हो गए थे वो। राइट. ओके. सो आपने क्योंकि इतने सारे क्रिमिनल्स को देखा है, गैंगस्टर्स को देखा है, इनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी उस वक्त? अलग अलग गैंगस्टर्स की अलग अलग लाइफस्टाइल है। ओके. जैसे दाऊद इब्राहिम की बड़ी लेविश लाइफस्टाइल थी, मतलब जो हम सुनते हैं, दाऊद को तो मैंने सामने से उस तरह की लाइफस्टाइल जीते हुए देखा नहीं, लेकिन उसके लोग बताते हैं कि बहुत ही ग्रैंड उसका बंगला था वहाँ पर, जिसका उसने नाम रखा था वाइट हाउस, दुबई में। ओके. अमेरिकी राष्ट्रपति के बंगले के नाम पर वो उसने बनाया था। फिर मुंबई में उसने है ना
अपनी पत्नी के नाम पर एक इमारत बनाई थी, महज बीन नाम की। महज बीन दाऊद की वाइफ का नाम है। तो उसके नाम की एक यहाँ पर इमारत बनाई थी, बहुत बड़ी ही आलीशान, पाकमुड़िया स्ट्रीट में, जहाँ पर उसका पुराना घर था उसके सामने। ओके। और महंगी गाड़ियों में चलता था। दाऊद बड़ा ही शौकीन था, महंगी सिगरेट पीता था, महंगे जूते पहनता था, महंगे कपड़े पहनता था और महंगे महंगे होटल्स में जाता था। और फिर जब वो पाकिस्तान भी गया तो वहाँ पर भी क्लिफ्टन में उसका बहुत आलीशान घर है। तो दाऊद की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे गैंगस्टर्स की बात करें तो अरुण गौली चौल में ही रहता था। अगर देखेंगे उस चौल को जाके तो सिंपल चौल थी, हालांकि अंदर उसने अच्छा फर्निशिंग वगैरह अच्छी कराई हुई थी, सारा कुछ था वो। और उन घर की दीवारों के बीच उसने निकल भागने के रास्ते भी बना रखे थे, छुपा रखे थे। तो उसकी गौली की लाइफस्टाइल उतनी जो है चमक दमक वाली नहीं थी, उतनी हैवी नहीं थी जैसे कि दाऊद की थी। गौली का घर, अगर मैंने कई बार गौली के घर पे जाके मैंने इंटरव्यू किया, आपने उनका इंटरव्यू किया, दगड़ी चाल में जाके, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई एकदम से अरबों में ये आदमी खेल रहा है। एक कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जैसे रहता है उस तरह से रहते हुए दिखा। उसके जो टॉयज़ वगैरह भी, बच्चे आज तो सब बड़े हो गए हैं, अभी उसकी बेटी जो है नगर सेवक है, बेटा भी बड़ा हो गया। मैंने तो उनको बड़े छोटेपन में देखा है। तो सब उनके लिए जैसे ट्राईसाइकिल, टॉयज़ वॉयज़ पड़े रहते थे। तो हम किसी भी आम मध्यम वर्गीय घर पे जाकर देखेंगे तो वैसा ही उसका घर था जी। तो अरुण गौली की लाइफस्टाइल वैसी नहीं थी। अश्विन नायक की भी वैसी नहीं थी। अश्विन नायक का भी घर जो है यहाँ पर आर्थर रोड के पास में बड़ा ही सिंपल तरीके का था। अश्विन नायक तो शायद गैंगस्टर बनना भी नहीं चाहते थे ना? हाँ, वो तो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन भाई की वजह से उसको वो आया जो है, उसके भाई की दुश्मनी थी, उसके चक्कर में वो भी फंसा। और फिर जब भाई का एनकाउंटर हो गया तो इसने फुल फ्लेज तरीके से अपनी गैंग चलानी शुरू की अमर नायक के बाद में। अमर नायक उसका बड़ा भाई था। तो अश्विन नायक की लाइफस्टाइल भी बड़ी सिंपल थी। छोटा राजन के बारे में बताते हैं कि छोटा राजन भी अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, लेकिन वो बहुत छुप छुप के जीता था। मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो रहता था और लगातार अपने लोकेशन बदलता था। कभी, अभी जब पकड़ा गया उसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आया था, कभी मलेशिया में रहता था, कभी थाईलैंड में रहता था। और कभी बताया जाता है कि किसी यॉट पे रहता था। तो ये सारा था। दाऊद ने जैसे बंगला लेकर एक जगह पे वो सेटल्ड है, वहाँ पर रह रहा है। छोटा राजन के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि छोटा राजन पर लगातार थ्रेड बना हुआ था डी कंपनी का, कि डी कंपनी के लोग उसको ढूंढ रहे थे। और एक बार वो ढूंढने में कामयाब भी हुए। 15 सितंबर 2000 को जब 6 लोगों का स्क्वाड जो है बैंकॉक में पहुंच गया, उसने ढूंढ निकाला कि छोटा राजन इस पर्टिकुलर फ्लैट में रह रहा है। उस फ्लैट में जाके उन्होंने फायरिंग की, छोटा राजन को गोली लगी, छोटा राजन खिड़की से जंप करके नीचे कूदा अपनी जान बचाने के लिए। रोहित वर्मा जो छोटा राजन का खास आदमी था उस फ्लैट में मौजूद था, उसको गोली लगी, वो वहां पर मर गया। तो मुंबई की गैंग वॉर बैंकॉक तक भी पहुंच गई। मुंबई की गैंग वॉर जो है दुनिया के कई देशों में लड़ी गई है। बैंकॉक में भी लड़ी गई है, कुआलालंपुर में भी लड़ी गई है, शारजा में भी लड़ी गई है, दुबई में भी लड़ी गई है, साउथ अफ्रीका में भी लड़ी गई है। तो यहाँ इन गैंग्स के बीच की जो लड़ाई थी वो विदेशी जमीन पर भी हुई है। पाकिस्तान में दाऊद बैठा, लेकिन उसके लोग तो अलग अलग जगह पर थे। नेपाल में भी लड़ी गई है, जैसे मैंने मिर्जा दिलशाद बेग का एग्जाम्पल दिया। ओके सर, अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि दाऊद की डेथ हो गई है। एक बार फिर से, बहुत बार न्यूज़ आती है, आपको लगता है ये वाली न्यूज़ सच थी? नहीं, ये वाली न्यूज़ सच नहीं थी। बेसिकली दाऊद जिंदा है या नहीं इस बारे में फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके मरने की अब तक आधिकारिक कोई जानकारी आई नहीं कि कोई अथॉरिटी जो है आधिकारिक तौर पर पुष्टि करे। और मुझे डाउट है कि कभी आएगी भी, क्योंकि दाऊद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड बोलता है कि दाऊद तो हमारे पास कभी था ही नहीं। तो अगर वो मर भी गया तो फिर पाकिस्तान कैसे उसको कंफर्म करेगा दुनिया के सामने? तो दाऊद जिंदा है या मर गया, ये ऑथेंटिक तरीके से जानकारी आई नहीं। अब रही बात कि हाल ही में दाऊद के मरने की खबर फैली, तो वो कैसे फैली मैं आपको बताता हूँ। एक वहाँ की यूट्यूबर हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो अक्सर इंडियन चैनल्स पर भी बैठती हैं डिबेट्स में। तो उन यूट्यूबर ने बड़ा ही कैजुअल रिमार्क जो है एक बार अपने किसी वीडियो में बोलते बोलते मार दिया
कि इंटरनेट डाउन हो गया है, और कहा जा रहा है कि ये इसलिए डाउन किया गया है क्योंकि दाऊद को जो है मार दिया गया, दाऊद को जहर दे दिया गया है और दाऊद मर गया है। इसके लिए उस खबर को दबाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। जबकि मामला वैसा नहीं था। मामला ये था कि जो इमरान खान की पार्टी थी पीटीआई, उसका कोई है ना ऑनलाइन जलसा होने वाला था, कोई कॉन्क्लेव होने वाला था, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ वो नहीं होने देना चाहती थी, तो इसके लिए इंटरनेट को डाउन किया गया था। लेकिन उसको इन मोहतरमा ने जोड़ दिया कि वो दाऊद मर गया इसके लिए ऐसा होगा, ऐसा सुनने में। अच्छा, दाऊद के मरने की खबर इनको कहाँ से मिली है उन्होंने कहीं नहीं बताया। मैंने उस पर पूरा एक वीडियो ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने पूरा डिसेक्ट किया है कि कैसे ये खबर फैली जी, कैसे ये पूरा र्यूमर फैला कि दाऊद मर गया है, और उसमें इन मैडम ने क्या रोल अदा किया। ओके, तो मतलब नहीं मरा है आपके अकॉर्डिंग अभी, या मरा भी है तो पता नहीं चला? हाँ, ये कभी पता चलेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दाऊद अभी भी जिंदा है, बट अब वो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ में नहीं है। ओके, उसने पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया के दूसरे देशों में इतना बड़ा अपना कारोबार और वाइट पैसे का जमा लिया है कि अब उसको इंडिया में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना दाऊद को ना छोटा शकील को। उसके पास इतना पैसा हो गया है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, साल 2003 से लेकर आज तक कितने हो गए? 21 साल हो गए। इन 21 सालों में डी कंपनी ने मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई। ओके, 2003 से एक भी शूट आउट नहीं किया। इसके पीछे कोई रीज़न है? बिल्कुल रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को 2003 में यहाँ डिपोर्ट करके लाया गया, और उसके डिपोर्ट करके लाए जाने के बाद से दाऊद गैंग बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ओके, और शायद इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि अगर दाऊद यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके भाई का मर्डर ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। हालांकि एक बार अटेम्प्ट उसके भाई पर भी हुआ। लास्ट जो शूट आउट हुआ डी कंपनी की तरफ से मुंबई में, वो 2002 में हुआ। ओके, उसके बाद में एक भी नहीं हुआ? हाँ, उसके बाद डी कंपनी की तरफ से गोली नहीं चलाई गई। हालांकि पुलिस ने डी कंपनी के लोगों का एनकाउंटर किया, ये बोलते हुए कि हमने उसको चैलेंज किया सरेंडर करने के लिए, लेकिन उस शख्स ने हम पे गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। बार एक वो जो एक कहानी 100 फिल्में एक स्क्रिप्ट होती है, राइट? तो उस तरह से। सर, दाऊद इब्राहिम के बारे में हमने इतनी बात कर ली, एक और चीज़ जो यहाँ पे आती है, कभी इंडिया ने ट्राई क्यों नहीं किया दाऊद इब्राहिम को या तो ख़त्म करने का या उसे पकड़ के वापस भारत लेके आने का? नहीं, इंडिया ने बिल्कुल ट्राई किया है। अच्छा, ये कहना गलत है कि इंडिया ने कभी ट्राई नहीं किया। इंडिया तो लगातार हर तरीके से ट्राई कर रहा है। इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से ट्राई कर रहा है। इंडिया जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू ट्राई कर रहा है। बहुत तरीके हुए दाऊद को लाने के लिए। इनफैक्ट इंडिया ने 3 बार जो है मिशन बनाया दाऊद को खत्म करने के लिए। अच्छा, और एक मिशन में तो दाऊद के बेहद करीब तक जो है शूटर्स पहुंच गए थे। ओके, लेकिन दाऊद जो है उसमें बच गया, उसके घर के करीब तक पहुंच गए थे। ये घर के करीब मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल। जिस तरह से ओसामा को मारा गया था यूएस के द्वारा, वैसे ही? नहीं, उसमें ओसामा में तो खुद वहाँ की जो नेवी सील्स थे उन्होंने मारा था। यहाँ पर हुआ ये था कि वहाँ के लोकल जो है गैंगस्टर्स को यूज किया गया था। तो हमारी एजेंसीज ने कोशिश की बिल्कुल दाऊद को खत्म करने की। और एक बार तो ऐसा हुआ कि दाऊद को खत्म करने के लिए अभी के जो हमारे एनएसए हैं, अजीत डोवाल, तब वो एनएसए नहीं थे। ये मेरे ख्याल से 2005-06 की बात है। दिल्ली में वो फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा के साथ में बैठकर 12 खंबा रोड पर एक मीटिंग कर रहे थे कि कैसे दाऊद को ख़त्म करना है, कैसे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उसी वक्त होता है ये कि मुंबई पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। दोनों छोटा राजन के लोग होते हैं। अब ये होता है कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं उसमें पुलिस को भी बहुत बार नहीं बताया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं भी लिया जाता है। अब ये दोनों विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा क्रिमिनल्स थे मुंबई पुलिस की नज़र में। उनको ये सब थोड़ी बैकग्राउंड पता था कि इनका इस्तेमाल जो है दाऊद को मारने के लिए हो रहा है। तो उनको तो लग रहा था कि हमारे वांटेड क्रिमिनल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन दोनों को अरेस्ट करके मुंबई ले आया गया और वो फिर ऑपरेशन फेल हो गया। मीरा बोरवणकर ने बड़े ही एलोबरेट तरीके से इस घटना को अपनी किताब में लिखा है, मैडम कमिश्नर में। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तो। सर, उस वक्त का जो एक न्यूज़ भी आती है ना रात को, जो यही है वो दहशी दरिंदा, तो उस टाइप का गैंगस्टर कौन था जो मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक एकदम दहशी तरह का गैंगस्टर हो?
देखिए, खतरनाक जो मतलब जिसके व्यक्तित्व को देखकर लगे कि वो बड़ा ही खतरनाक है, तो मैं बताऊंगा कि ये बड़ा ही दिलचस्प है कि जितने भी मैंने गैंगस्टर्स देखे या जितने भी मैंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी देखे, उनकी इमेज बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन व्यक्तित्व की रही है। ओके। मतलब उनको सामने से आप मिलोगे, बात करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये आदमी ने इतने एनकाउंटर किए या ये आदमी ने इतने सारे लोगों को गोली मारी। वो कभी ऐसा नजर नहीं आएगा। ओके। दाऊद को मैं चूंकि कभी सामने से मिला नहीं हूं, तो मैं कह नहीं सकता कि दाऊद का पर्सोना कैसा था, लेकिन जितने पत्रकारों ने मुलाकात की दाऊद के साथ, उनका कहना था कि दाऊद बहुत ही सभ्यता से पेश आता था, बहुत सलीके से बात करता था, बहुत इज्जत दे के बात करता था। छोटा शकील की बात करें तो छोटा शकील का आप ऑब्जर्व करोगे, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्ड किए, मैंने कई उसके कन्वर्सेशंस सुने, ऑडियो सैंपल सुने, तो छोटा शकील ज़्यादा गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करता था। गालियाँ देता ज़रूर था, सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो अच्छी उर्दू भी बोलता था। अगर आप छोटा शकील के इंटरव्यूज़ देखेंगे जो मीडिया चैनल्स को उसने दिए, तो आप पाएंगे कि छोटा शकील जो है उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करता है। और छोटा शकील को शायरी का शौक था, कविताओं का शौक था। वो कविताएं लिखता था, शायरियाँ करता था, और इसलिए उसकी उर्दू जुबान पर पकड़ अच्छी थी। अच्छा। तो शब्दों से डराता था, लेकिन गाली गलौज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन कुछ गैंगस्टर थे जो कि गाली गलौज का इस्तेमाल करते थे। छोटा राजन भी बड़ी गालियाँ देता था, फ़हीम मचमच बड़ी गालियाँ देता था, इजाज नाम का गैंगस्टर बड़ी गालियाँ देता था। तो इस तरह से, और गालियाँ देना इनके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी था, सामने वाले में अपना डर बिठाने के लिए जी, ये बताने के लिए कि ये लोग कितने खूंखार हैं। बट ये गैंगस्टर्स का जो एक आई वुड से कम्युनिटी जो थी गैंगस्टर्स की, इसमें गैंगस्टर्स अपने में ही सबसे ज़्यादा कौन से गैंगस्टर से डरते थे? जिसकी गैंग बड़ी हो उससे? नहीं, इसमें ऐसा था कि अबू सलेम छोटा राजन से डरता, अबू सलेम जो है दाऊद इब्राहिम से डरता था, क्योंकि दाऊद गैंग से टूटकर वो बाहर निकला था। 96 में 96 या 97 में जब गुलशन कुमार की हत्या करवाई अबू सलेम ने, तो वो बिना दाऊद की मर्जी के करवाई गई थी। ओके। और उससे दाऊद बड़ा भड़क गया था, क्योंकि अबू सलेम क्या करता था, डी कंपनी में उसको बॉलीवुड बीट दी गई थी कि तू बॉलीवुड से वसूली करने का काम कर। लेकिन ऐसा करते करते वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट काम करने लग गया और अपनी मर्जी की चलाने लग गया। और फिर एक दिन उसने गुलशन कुमार का मर्डर करवा दिया। ओके। जो दाऊद की सहमति से नहीं था। तो फिर उसको भागना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि अबू सलेम को डर था दाऊद से। छोटा राजन को भी लाइफ का थ्रेट था दाऊद से, इसलिए वो भी लगातार अपने लोकेशंस बदलता था। ओके। लेकिन अरुण गवली के लोग बड़े ही शान से बोलते थे कि हमारा डैडी कहीं भागा नहीं, इंडिया में रह के ही उसने अपने दोस्त, अपने सारे दुश्मनों को नाको चने चबवाए। अरुण गवली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था गैंगस्टर्स में? अरुण गवली का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर्स में दाऊद इब्राहिम ही था। अच्छा। क्योंकि दाऊद ने उसके भाई पापा गवली का मर्डर करवाया था। बदले में अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई, यानी कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर का मर्डर करवाया था। ओके। और उस मर्डर के बदले में ही दाऊद इब्राहिम ने जे शूटआउट करवाया था, जिसमें पहली बार मुंबई अंडरवर्ल्ड ने 500 राउंड्स गोलियां चलाई थी AK-47 से। ओके। सो दैट वाज द बिगेस्ट शूटआउट इन द हिस्ट्री ऑफ मुंबई। ये कौन सा शूटआउट है? लोखंड वाला? नहीं, लोखंड वाला शूटआउट तो दूसरा था। अच्छा, वो दूसरा है। ये जे शूटआउट, जिसमें कि जे हॉस्पिटल में जाके, अच्छा, हॉस्पिटल के दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर्स ने गोलियां मारी थी। 2 शूटर्स जिन्होंने दाऊद के बहनोई की हत्या की थी, इब्राहिम पारकर की, तो उनको एक मॉब ने पकड़ लिया था और उनकी पिटाई की थी। वो घायल हो गए थे, तो घायल हालत में उनको जे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ओके। तो जब दाऊद को मालूम पड़ा कि उसके बहनोई के हत्यारों को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उसने बदला लेने की सोची और ख़त्म करने की सोची। तो पहले रेकी की गई कि कौन से वार्ड में है, क्या है। फिर उसके बाद में जो यूपी के शूटर्स थे, सुभाष सिंह ठाकुर, बच्ची पांडे वगैरह, इन सारे लोगों का नाम उस वक्त में आया था। इनके ज़रिए
स्टॉर्म किया गया जे हॉस्पिटल को और 500 राउंड्स गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शूटर मर गया था और कुछ पुलिस वाले भी मर गए थे. ओके. सो दैट वाज द बिगेस्ट शूट आउट, जिसमें AK-47 जैसी राइफलों का इस्तेमाल हुआ था. तो ये दगड़ी चौल और अरुण गौली की दुश्मनी थी दाऊद इब्राहिम से. और आपने शायद बुक में भी मेंशन किया और एक दूसरे इंटरव्यू में भी आपने एक चीज़ कही थी, जब अरुण गौली खुद डर गया था, शायद विजय सालस्कर से डर गया था. 2004 की बात है. वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि 2004 में अरुण गौली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, एज ए कैंडिडेट वो उतरा था. अब वोटिंग वाले दिन हम लोग उसके घर पे पहुंचे, मैं मेरी टीम के साथ में अरुण गौली के घर पर पहुंचा दगड़ी चाल में, ये दिखाने के लिए कि भाई वो घर से निकलेगा तो हम उसको वीडियो कैप्चर करेंगे, वोट डालते हुए दिखाएंगे कि डॉन वोट डालने के लिए निकला है एंड ही इज़ ए कैंडिडेट एज वेल. अब होता ये कि अरुण गौली तैयार होता है निकलने के लिए, सेकंड फ्लोर के कमरे में मौजूद होता है, मैं भी वहाँ पर रहता हूँ, मेरा कैमरामैन भी होता है, और नीचे जो है दगड़ी चाल का गेट दिख रहा होता है, रोड से सटा हुआ गेट. तो अरुण गौली ऊपर से नोटिस करता है कि एक जिप्सी कार आती है और गेट के सामने रुकती है, और उसमें से एक वाइट कलर के शर्ट में और जीन्स पैंट पहने हुए एक ऑफिसर बाहर निकलता है, और बाहर निकल के ऐसे टेका लेके खड़ा होता है जिप्सी के, और सिगरेट जलाता है, और जिस खिड़की पर अरुण गौली खड़ा होता है ना, उस खिड़की की तरफ लंबा कश लेके धुआं उड़ाता है और गुस्से में देखते हुए. जब अरुण गौली ये देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं. वो पहचान लेता है कि वो ऑफिसर तो सालस्कर है. अब सालस्कर की इमेज थी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी की, और सालस्कर ने गौली गिरोह के बहुत सारे गैंगस्टर्स को मारा था. 20-25 गैंगस्टर्स को तब तक वो मार चुके थे. तो अरुण गौली डर जाते हैं कि अरे ये मतलब यहाँ पर आ गया आज के दिन, मतलब कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं करने आया है. तो कुछ देर तक सालस्कर वहाँ पर खड़े रहता है, 2-4 बार ऐसे देख के धुआं उड़ा के वहाँ से निकल जाते हैं. लेकिन अरुण गौली उसके बाद बहुत डर जाता है. सालस्कर के जाने के बाद में भी डर अरुण गौली के चेहरे पर साफ नजर आता है. ये आपने खुद देखा है? खुद देखा है, मैं सामने था उसके. और वो कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या करे, वोट देने के लिए निकले नहीं निकले. और हम लोग को देर हो रही थी भाई, हमें दूसरे भी कैंडिडेट्स का जाना था ना कवर करने के लिए. हम लोग बोल रहे थे कि अरे गौली जी आप कब जाएंगे, कब उतरेंगे? हाँ बताता हूँ, लाइफ को खतरा है. 1 घंटा हो गया तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इधर ही इंटरव्यू दीजिए, मैं निकलता हूँ. अब आपकी वजह से फिर मेरा दूसरा रह जाएगा. तो जब मैंने वो इंटरव्यू में पूछा कि आप खुद कैंडिडेट हैं और आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो मर्डर केस का आरोपी आया है ना, सालस्कर नीचे खड़ा है. मर्डर केस का आरोपी? मर्डर केस का आरोपी है वो, एड़ा है, कुछ भी कर सकता है. मेरा भी मर्डर कर देगा, मेरा मर्डर करने के लिए आया है. तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आज चुनाव का दिन है, वो सिक्योरिटी के लिए आया हो कि कोई गड़बड़ी ना हो कानून व्यवस्था की. अरे उसको ही पूरा मुंबई का ठेका देके रखा है क्या? हमको सिक्योरिटी देने के लिए तो हमसे पूछना मांगता है. और उस दिन अरुण गौली बाहर आया ही नहीं, वोट दिया ही नहीं. तो ये इंसिडेंट था. ओके. तो उसके बाद में कभी सालस्कर जी से बात हुई आपकी कि क्यों आए थे, किस मतलब क्या पर्पस? नहीं, सालस्कर से तो बात वगैरह होती रही. मैंने एक बार पूछा भी कि क्यों आए थे, तो हंस के टाल दिया, बोले समझ लो ना यार. ओके. एंड जिन्हें नहीं पता, सालस्कर जी वो इंसान है जिन्होंने जो 26/11 के अटैक्स में शहीद हुए थे. तो सर इसके बाद में लेकिन पुलिस का जो रोल था 90s में, जैसा आपने कहा कि बहुत टाइम तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, फिर एकदम से क्या बदला ऐसा कि पुलिस धड़ाधड़ एनकाउंटर्स करने लग गई. और ये जो दहशत भी, जैसे अरुण गौली में भी ये जो दहशत थी सालस्कर जी की, ये कहाँ से आई? मतलब क्या किया पुलिस ने ऐसा? देखिए ऐसा है, तुमने सत्या फिल्म देखी है? हाँ. सत्या में वो सीन याद है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर के सामने कमिश्नर अमोद शुक्ला बैठे होते हैं और एक होम सेक्रेटरी बैठा होता है, मुंबई साफ करो वाला. हाँ. तो उसमें वो बोलता है कि इनको पकड़ते हैं तो ये भाग जाते हैं, अगर पकड़े गए तो जेल में बैठ के ऑपरेट करते हैं, अगर छूट गए तो देश के बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं. तो उनको बोला जाता है कमिश्नर को कि देन टेक सम एक्शन. तो कमिश्नर पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ एक्शन?
फिर सीएम उनको कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुंबई को क्लीन कीजिए। जी। कुछ भी कीजिए का मतलब ये होता है कि एक तरह से सरकार की तरफ से छूट मिल जाती है कि इसको किसी भी तरह से खत्म करो, इस अंडरवर्ल्ड को। ये रियल लाइफ में हुआ होता है, एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड सीन है। ओके। गोपीनाथ मुंडे ने ऐसी ही मीटिंग ली थी 95 में पुलिस अधिकारियों के साथ, जब अंडरवर्ल्ड एकदम चरम पर था, मिड 90s में। और तब गोपीनाथ मुंडे ने भी पुलिस कमिश्नर और बाकी के टॉप अधिकारियों को बोला था, कुछ भी करो, मुंबई को साफ करो। ओके। और एक तरह से मुंबई पुलिस को अलिखित छूट दे दी थी कि गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ के मारो। और फिर सिलसिला शुरू हो गया था एनकाउंटर्स का। उसके पहले भी एनकाउंटर्स हुए लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी। राइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, पहले साल में 25 एनकाउंटर, 50 एनकाउंटर। पुलिस ऑफिसर्स भी सेलिब्रिटीज बन गए थे उस बिल्कुल 99-2000 तक पहुंचते पहुंचते तो साल के 100 एनकाउंटर्स होने लग गए और सभी गैंग के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। ओके। एनकाउंटर्स होने लग गए। आरोप लगे पुलिस के ऊपर कि ये फर्जी एनकाउंटर हैं, लेकिन जिनको भी मारा जाता था ज्यादातर के ऊपर बहुत सारे मर्डर केसेस होते थे। और एक वक्त में तो ये भी कहा जाने लग गया कि जिसके ऊपर एक भी मर्डर केस रजिस्टर है जिस गैंगस्टर के ऊपर, दैट पर्सन इज फिट टू बी एनकाउंटर्ड। ओके। एनकाउंटर का वैसे तो हिंदी में अर्थ होता है मुठभेड़, लेकिन पुलिस के पैरलेंस में, मतलब अनऑफिशियल पैरलेंस में, मतलब बन गया था कि टू किल अ गैंगस्टर। राइट। एंड ये वो वक्त था फिर जहाँ पे प्रदीप शर्मा, दया नायक जैसे स्पेशलिस्ट आने लगे। 90 के दशक में फिर हुआ है कि कुछ ऐसे, देखिए एनकाउंटर करना भी बड़ी हिम्मत का काम था। हर कोई जो है इस तरह से एनकाउंटर नहीं कर सकता, हर पुलिस अधिकारी जो है। कुछ लोगों ने ये काम करना तय किया। कौन से पुलिस वाले थे जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे इस वक्त? उस दौरान 4 से 5 नाम थे जो काफी फेमस हुए। प्रदीप शर्मा, उनके साथ में थे दया नायक, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र रांगरे। ये ऑफिसर्स थे जो एनकाउंटर्स के लिए फेमस थे। मुंबई शहर या मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे में सबसे ज्यादा गैंगस्टर्स इन्हीं लोगों ने मारे। ओके। रविंद्र रांगरे जी तो शायद थाने से ही है ना? हाँ, वो ठाणे से। हाँ, आई थिंक सो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ तो है शायद। हाँ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अच्छा, हाँ, कांग्रेस, राइट। ओके। सर, ये जो पुलिस के बारे में फिर मुझे जानना है कि इनके ऊपर फिर आरोप भी लगने लगे, ह्यूमैनिटेरियन में जो आते हैं बचाने के लिए, एनजीओज वगैरह भी आ गए, तो ये क्या पूरा सिलसिला था? नहीं, देखिए क्या हुआ कि पुलिस ने इस पॉलिसी को अपनाया, लेकिन फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उस पर आपत्ति जतानी शुरू की कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, तो क्या अदालतें बंद कर दी जाएं? पुलिस वाले ही ट्रायल भी चला रहे हैं, पुलिस वाले फैसला भी कर रहे हैं और फैसले को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो अदालतें किस काम की हैं? और हमारे देश में इस तरह से नहीं होता है। ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, ये आरोप लगने लगे। फिर इसमें कई बार पुलिस से गलतियां भी हुई, जैसे जावेद फावड़ा एक बताकर जो है एक बेचारे चना बेचने वाले को मार दिया गया, गरीब को, उसमें कंट्रोवर्सी हुई। फिर एक लखन भैया नाम का आदमी था जिसके ऊपर कुछ केसेस थे, उसका फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा, उसमें कई पुलिस अधिकारी जेल गए। और भी कई मामले हुए जहां पर पुलिस के ऊपर फर्जी एनकाउंटर्स के आरोप लगे। तो ऐसे भी मामले हुए जहां पर पुलिस पर यह आरोप लगा कि पुलिस ने किन्हीं कारणों से जो है या तो बेगुनाहों को मारा या फिर ऐसे लोगों को मारा जिनको कि मरना नहीं चाहिए था। ओके। बट कभी इन पुलिस वालों से आपकी बात हुई? बहुत बार होती थी, कभी तो रूटीनली कवर करते थे। क्या बातें होती थी उनसे? नहीं, बेसिकली ये सारे जो पुलिस अधिकारी थे अंडरवर्ल्ड्स के भी बहुत एक्सपर्ट्स थे, तो जो अंडरवर्ल्ड की किस्से कहानियां होती थी, कौन सा गैंगस्टर क्या कर रहा है, कौन सा गैंगस्टर कैसे गैंग में आया, किसकी किससे दोस्ती है, किसकी किससे दुश्मनी है, किसकी क्या मोडस ऑपरेंडाई होती थी, इन तमाम सिलसिलों के लिए हम इनसे मिलते रहते थे, इनसे बातचीत करते रहते थे। बट सर, नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज आई थी, क्लास ऑफ 82, 83, ऐसा कुछ, क्लास ऑफ 83 ऐसा कुछ उसमें है। तो उसमें एक जो चीज़ बताई गई थी कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे, इन्होंने भी अपनी अपनी गैंग्स पिक कर ली थी और उस गैंग को ये हाथ नहीं लगाते थे, उसके एनिमी गैंग को ये जरूर हाथ लगाते। ये सच था? हाँ, बिल्कुल, ये बात सही थी कि ये लेकिन शुरुआती वक्त में होता था कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर जो है वो एक पर्टिकुलर गैंग के लोगों को मारता था। तो इस तरह से ये होता था। ओके। जैसे कि विजय सालस्कर जो है वो अमर नायक और अरुण गौली गैंग्स के लोगों को मारते थे। प्रदीप शर्मा और दया नायक जो है दाऊद इब्राहिम के लोगों को मारते थे, छोटा शकील के लोगों को मारते थे या अबू सलेम के लोगों को मारते थे। तो इस तरह से ऑफिसर्स ने जो है वो गैंग्स पिकअप की थी। रविंद्र रांगरे जो थाने में थे वो
सुरेश मंचेकर गैंग के लोगों को मारते थे। ओके, बट ये ऐसे पिक क्यों किया गया था? इसके पीछे कुछ रीजन था? हाँ, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से दे दी अच्छा, गई मतलब थी बांट कि ली थी अपनी। हाँ, ओके, तुम इसको But साफ इसमें- करो, तुम इसको साफ करो, ये कमरा तुम साफ करो, वो कमरा तुम साफ करो, इट इज लाइक दैट। बट इसमें कभी ऐसा भी हुआ है कि जो एनिमी गैंग है, जैसे आपने कहा कि दया नायक जो थे वो दाऊद इब्राहिम के गैंग को मारते थे, तो जो एनिमी गैंग्स थी वो इन्हें इन्फॉर्मेशन देती थी? बिल्कुल, देखो जैसे मैंने बताया कि वो फंडा है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो अगर दाऊद गिरोह का दुश्मन छोटा राजन गैंग है, तो जो पुलिस वाला दाऊद के लोगों को मारता है तो छोटा राजन गैंग की तरफ से उस पुलिस वाले को टिप जाएगी ओके, कि ये फलाना गैंगस्टर जो इस बार में आने वाला है, यहाँ पर अपने साथी से मिलने वाला है, यहाँ पर ये करने वाला है, वहाँ पर वो करने वाला है, ये उसका लोकेशन है। राइट। वो टिप मिल जाती थी दुश्मन गैंग से, फिर ये लोग पकड़ लेते थे जाके। सर, आपने इतने सारे इंटरेक्शंस किए इन पुलिस वालों से भी, एंड ये तो मतलब स्पेशलिस्ट है, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए थे कई सारे लोगों ने इनमें से। कभी इनसे बात करते हुए आपको लगा कि जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं उनका एनकाउंटर करते करते वही इनके अंदर भी मतलब गुण आ गए हैं उनके? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये आरोप तो लग चुके हैं कि एक पूरी किताब है इसके ऊपर, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। मेरे कलीग हैं राकेश त्रिवेदी और संजय सिंह, इन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है एंटीलिया वाले केस पर। और ये सब हमने खुद देखा हुआ है कि जिन पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो गैंगस्टर्स को कंट्रोल करें, उनको पकड़ें, या फिर जिन्होंने एनकाउंटर किया, हमने देखा कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वो खुद गैंगस्टर्स जितने ही खूंखार बन गए, मॉन्स्टर्स को मारते मारते खुद मॉन्स्टर बन गए जी। और कई बार ऐसा हुआ कि वो पैसों के लिए लोगों का कत्ल करने लगे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। कोई एग्जाम्पल है जिसका आप नाम लेके मतलब बता सकते हैं? नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैटर बहुत सारा सबजुडिस है, ओके। और कई बार होता है कि अगर निचली अदालत किसी को कन्विक्ट कर देती है तो ऊपरी अदालत में आदमी बरी हो जाता है। लेकिन इस तरह के आरोप जरूर लगे हैं, इस तरह के मामले जरूर उठे हैं। तो इससे पुलिस ने किस तरह से डील किया? ये जो हो रहा था इससे किस तरह से डील किया? एनकाउंटर्स होने बंद हो गए। ओके, मतलब ऊपर से आपको ऑर्डर्स मिल अब गए कि आप नहीं कर एनकाउंटर्स कहाँ सकते। होते हैं? सुना है कभी है? बट एनकाउंटर्स अब इसलिए भी नहीं होते ना क्योंकि गैंग वॉर्स भी नहीं हो रही है, गैंग्स भी नहीं गैंग्स बची भी है। ज्यादातर खत्म हो गए। हम्म, बेसिक रीजन ये कि गैंग्स ज़्यादा खत्म हो गए, और अगर मान लीजिए गैंग्स आज होते भी तो जगह जगह पे सीसीटीवी का नेटवर्क हो गया है, जी। मोबाइल फोन्स का नेटवर्क हो गया है, तो पुलिस वालों का भी मोबाइल लोकेशन, कल को अगर किसी एनकाउंटर पर इंक्वायरी हो जाए तो उसको, उस गैंगस्टर को कहाँ से उठाया गया था, किन पुलिस वालों ने उठाया था, उनके मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो सकते हैं। राइट। कहाँ से उठाया गया उस जगह पे सीसीटीवी वहाँ का निकल सकता है, कहाँ ले जा रहे हैं रास्ते का सीसीटीवी मिल सकता है, कौन सी तरफ एनकाउंटर के लिए ले जा रहे हैं उनका सीसीटीवी मिल सकता है। तो अगर आज पुलिस अधिकारी एनकाउंटर करेंगे और अगर उस पर जांच होती है तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी बतौर एविडेंस, जिनमें कि वो फंस सकते हैं। ओके। तो एक ये कारण भी है। ओके, आपको लगता है आज भी कोई गैंग्स बची है मुंबई में जो ऑपरेट कर रही है? आज वैसी कोई बड़ी गैंग्स नहीं है। हाँ, एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि पहले जैसे गली मोहल्लों के दादा टाइप के लोग होते थे, भाई लोग होते थे, अब वो ट्रेंड जो है ना एक बार फिर से उभर कर आ रहा है। और खास करके जो स्लम एरिया है या फिर लोअर मिडिल क्लास का एरिया है, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का ट्रेंड जो है फिर से एक बार उभर रहा है कि गली कूचे के दादा लोग जो है फिर से एक बार उभर रहे हैं। और हो ये रहा है कि अब उन्होंने तरीका ये अपना कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं। ओके। तो उनको एक पॉलिटिकल बैकिंग भी मिल जाती है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बिल्कुल, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है, उनको एक तरह का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ऐसे मामले अब होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो मुंबई पुलिस इसके लिए कुछ करेगी? मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई मुहिम के तौर पर तो नहीं शुरू किया है, लेकिन मुंबई पुलिस कंट्रोल तो कर रही है। लेकिन कई बार होता है कि अगर किसी को पकड़ा गया और वो इनकम्बेंट पार्टी का आदमी है और किसी मिनिस्टर या एमएलए का फ़ोन आ जाता है सत्ताधारी, तो फिर पुलिस भी ज़्यादा सख्ती नहीं बरत सकती है। राइट। ओके सर, एक्चुअली आपके साथ में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है। शिवसेना की हमने बिल्कुल बात नहीं की, मुझे उनके बारे में बात करना था। जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी जिस तरह से हमने स्टार्ट में बात की थी कि बदली है बहुत, तो मुझे शिवसेना को भी टच करना था, बट शायद उसके लिए हम दूसरा एपिसोड करेंगे जिसमें मैं प्रमोद महाजन की डेथ के बारे में भी आपसे बात करूँगा। बट अभी इस कॉन्वर्जेशन में एक जो पार्ट मुझे आपके साथ में कवर करना है, और ये मैं इसलिए भी कवर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट रह चुका हूँ। 26/11 उस दिन जो हुआ,
ऑफ कोर्स मुंबई के लिए बहुत एक दर्दनाक वो टाइम था, बट उसमें कई सारे आरोप जर्नलिस्ट पे भी लगे कि जो कवरेज हो रही थी उसे ही लाइव देख के फीडबैक्स आ रहे थे उन टेररिस्ट को पाकिस्तान से। क्या हुआ था उस दिन, और जो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे रोल प्ले किया था, आप किस तरह से देखते हो उसे, क्योंकि आप भी वो कवर कर रहे थे उस वक्त? देखिए, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि वो जो आतंकी हमला हुआ था वो अपने किस्म का पहला हमला था जी। उसके लिए ना तो हमारी पुलिस फोर्स तैयार थी ऐसे हमले से डील करने के लिए, ना हमारी सरकार तैयार थी, और उसके कवरेज के लिए ना हमारी मीडिया तैयार थी। क्योंकि उस वक्त के जो रिपोर्टर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कभी इस जैसा हमला मुंबई में तो कवर किया ही नहीं था। जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार हैं वो हाँ इस तरह के आतंकी हमले वगैरह कवर करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स, गन बैटल कवर करते थे। मुंबई के रिपोर्टर्स ने तो क्या किया था, उसके पहले गैंग वॉर वगैरह ही कवर किया था, शूट आउट्स एनकाउंटर्स ही कवर किए थे जी। तो सबके लिए नया अनुभव था, पुलिस के लिए भी, मीडिया के लिए भी, सरकार के लिए भी, ऐसे कोई इंसिडेंट को कवर करना। और कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी के लिए भी नहीं बना था कि किसको क्या करना है, तो जिसको जो ठीक लगा उसने उस तरह से किया। राइट, दैट इज वन थिंग। दूसरा कि यह आरोप लगता है कि मीडिया के लाइव कवरेज को देखकर जो है आतंकियों को मदद मिली, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब ये 10 लोग आए पाकिस्तान से तो ऑलरेडी वो बड़ा ही डिटेल्ड प्लान बनाकर आए थे। उसके पहले डेविड कॉलमैन हेडली नाम के आदमी ने मुंबई के कई चक्कर लगाए, एक एक जगह पे जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लिए, कहाँ कहाँ पे हमले हो सकते हैं, उसके लिए तैयारियां की। सिद्धिविनायक मंदिर में जाके हाथ में पहनने वाला कलावा खरीदा, बड़ी ही बारीकी से हर चीज प्लान हो चुकी थी कि ये लोग बधवार पार्क में उतरेंगे, 2-2 के ग्रुप में, 2 जाएंगे ताज होटल, 2 जाएंगे ओबराय होटल, 2 जाएंगे लियोपोल्ड कैफे में, 2 लोग जाएंगे सीएसटी पे फायरिंग करेंगे। एक एक का रोल डिसाइड हो गया था, लोकेशन डिसाइड हो गया था, क्या करना है हर चीज डिसाइड हो गई थी। क्या उस प्लान में ऐसा भी था कि फिर हम टीवी पे देखेंगे कि यहां पे ये किया तो हम उनको ऐसे निर्देश देंगे? ऑलरेडी उनका कंट्रोल रूम बना हुआ था कराची में, वहां से वो लोग कंट्रोल किए जा रहे थे और प्लान पूरा बन गया था। तो टीवी का कवरेज लाइव हो रहा था, लेकिन कहां पे? ज्यादातर बाहर से ही कवरेज हो रहा था। उसमें तो जब आतंकी मारे गए ना, उसके बाद आतंकी दिखे कि उनकी जब बॉडीज बाहर फेंकी जा रही थी एनएसजी की ओर से, नहीं तो बाहर से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, या फिर कमांडोज घेर के खड़े हैं। अभी ये तो बेसिक बात है ना, उनके ऊपर जब गोली चल रही है अंदर आतंकियों में, तो वो तो एस्टैब्लिश फैक्ट होगा कि कमांडोज घेर के ही खड़े रहेंगे। जो बड़ा ही ऑब्वियस था, मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन मीडिया ये बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि एनएसजी की अब स्ट्रेटेजी क्या है, एनएसजी कहां से घुसेगी, कैसे घुसेगी, क्या करने वाली है। ये सब मिस इंफॉर्मेशन कुछ प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट ने पहले शुरू किया। ओके। खास करके टीवी मीडिया को टारगेट करने के लिए, न्यूज मीडिया को टारगेट करने के लिए, कि इस तरह से मीडिया की वजह से 26/11 में आतंकियों को एक तरह से एडवांटेज मिला, जो कि बिल्कुल गलत है। वो मीडिया के सहारे, टीवी कवरेज के सहारे अपना प्लान करके नहीं पहुंचे थे मुंबई। उनकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी बड़े ही डिटेल में कि कहां जाना है, कहां उतरना है, क्या करना है। राइट। और फिर बाद में कैसे मर जाए। वो 10 के 10 लोग मरने के लिए आए थे कि जब तक उनके पास गोला बारूद हथियार है तब तक लड़ते और उसके बाद में मर जाओ गोली खा के। और वही 9 केसेस में वही हुआ। 10वां कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसको फांसी देके मारा गया। बाकी 9 मामलों में तो जैसा उन्होंने प्लान किया था वही हुआ ना जी। तो मीडिया को मुझे लगता है कि ब्लेम करना गलत है, क्योंकि ये पहली बार था इस तरह का हमला सभी के लिए। कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं थे जिसका कि सभी फॉलो करते। और जब सरकार की तरफ से निर्देश आया कि भाई आप लाइव कवरेज मत दिखाइए, तो मीडिया ने उसको माना। मीडिया ने फिर वो फुटेज आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद दिखाना शुरू किया। जी। बट अगर फिर से 26/11 जैसा कुछ होता है ना, आई होप सो कि ना हो, बट अगर होता है तो आप क्या चेंज करोगे आपके कवरेज में? भगवान करे ऐसा हमला फिर कभी ना हो हमारे देश पर, हमारा देश महफूज रहे। लेकिन अगर ऐसे कुछ होने की नौबत आती है तो हमने 26/11 से बहुत कुछ सीखा है। हमने भी सीखा है, पुलिस ने भी सीखा है, सरकार ने भी, कि पहली बात हॉस्पिटल्स में नहीं जाना है,
वहाँ पर ऑलरेडी पैनिक की सिचुएशन है, हॉस्पिटल के अंदर घुस के कवरेज नहीं करना है। जो विक्टिम्स बदहवास होके बाहर निकल रहे हैं उनके सामने कोई माइक डालकर नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा था। और जो भी पुलिस की ओर से निर्देश आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा। ओके 26/11 के टाइम पे निर्देश आए थे पुलिस की तरफ से? नहीं, शुरुआत में कोई निर्देश नहीं थे, बाद में सरकार की तरफ से निर्देश आया था कि लाइव कवरेज मत कीजिए, तो उसके बाद में फिर उसको डिले करके दिखाया जाने लगा। आप उस वक्त कहाँ पे थे? आप कौन सा स्पॉट कवर कर रहे थे? मैं लगभग सभी स्पॉट पे गया। इनफैक्ट सबसे पहली खबर मैंने ही दी थी स्टार न्यूज़ में, तब जब लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग शुरू हुई, सबसे पहले फायरिंग वहीं पर हुई थी। आपका इनिशियल क्या था उसके ऊपर रिस्पांस? आपको क्या लगा था? हुआ ये था कि मैं प्रेस क्लब जा रहा था अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, मस्जिद बंदर में मैं रहता था, वहाँ से मैं जा रहा था। तभी मुझे एक मेरे इन्फॉर्मर का फ़ोन आया और उसने एकदम चिल्ला कर कहा कि जीतू भाई वहाँ पर गैंगवार हो गया है कुलाबा में, 50 राउंड से ऊपर फायरिंग हो गई है। मैं लगा गैंगवार 50 राउंड, इतना तो मतलब अंडरवर्ल्ड की गैंगवार में इतनी फायरिंग तो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं कोई 2-4 शॉट्स मार के चले जाते हैं। एक हाँ जे शूट आउट में हुई थी इतनी राउंड फायरिंग जो है, लेकिन जो रेगुलर गैंगवार होता है उसमें 2-3 से ज़्यादा गोलियां नहीं मारी जाती हैं। तो इस बात ने मुझे चौंकाया। तो मैं सीधा लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचा। लियोपोल्ड कैफ़े में देखता हूं तो सब डेड बॉडीज़ को उठा उठा कर लोग जा रहे हैं, सब तरफ खून फैला हुआ है, लोगों के चप्पल वप्पल पड़े हुए हैं। तो मुझे वहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो मुझे बताया गया कि 2 लोग आए थे जिन्होंने फायरिंग की और फिर ये ताज की तरफ गए हैं। मैं ताज की तरफ भागा। ताज के जो मेन गेट से जहाँ पर सरदार दरबान रहते हैं वहाँ पर सन्नाटा था, कोई दरबान भी नहीं था। मैंने अंदर घुसा अपने कैमरामैन के साथ, मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो जो कॉरिडोर है रिसेप्शन के बगल में, वहाँ पर डेड बॉडीज़ ही पड़ी हुई थी लाइन में, खून फैला हुआ था। और फिर अचानक में गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी अंदर से। तो हम लोग डर के बाहर आ गए। तो पहले मैं लियोपोल्ड में गया, फिर ताज में गया, फिर उसके बाद वो 3 दिनों तक वो हमला जारी था। तो मैं अलग अलग लोकेशन पे, मैं नरीमन हाउस की तरफ भी गया, मैं ट्राइडेंट होटल की तरफ भी गया था, मैं CST स्टेशन की तरफ भी गया था। कभी मीडिया के ऊपर गोली चली? हाँ, ताज के जब सेकेंड लास्ट डे था तो हम लोग शाम को ताज होटल के बाहर कवरेज कर रहे थे। तो ये जो ट्राइपॉड है कैमरे का, तो ताज के सामने से कुछ फायर्स आए, कुछ बुलेट्स आए और एक ट्राइपॉड को गोली घिस कर गई जिससे कि चिंगारी निकली मेरे बगल में ही। ओके। और वो ट्राइपॉड गिर गया। तो और वो जो गोली थी ट्राइपॉड को घिसने के बाद पीछे एक तमाशबीन महिला खड़ी थी, उसको जाके लगी। ओके। बट उसको भी ब्रश करके गई, इंसर्ट नहीं हुई। और फिर उसके बाद हम सब लेट गए और लेट के कवरेज करने लगे। वो वाला फोटो भी आपने कहीं पोस्ट किया है? बिल्कुल। तो ये तभी का इंसिडेंट है। ओके। याद आता है वो दिन अभी? बिल्कुल, वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं। इनफैक्ट जब वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद 1-1.5 महीने तक तो मैं सो नहीं पाता था। मैं आंखें बंद करता था सोने के लिए, तो जो गोलियां चलने की वो तड़तड़ाहट है वो जहन में गूंजती रहती थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकवर, क्योंकि लगातार 59-60 घंटे वो ऑपरेशन कवर करना और वो जो मेंटल स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें, जो ख्याल उस वक्त आ रहे थे, जो लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी, वो सब कुछ घूम रहा था दिमाग में, और जिसकी वजह से सोना बड़ा मुश्किल हो गया था फॉर मैनी डेज। ओके सर, जब ये गैंग वॉर्स हो रही थी उस वक्त पॉलिटिकल क्लाइमेट किस तरह का था? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ये जो गैंगस्टर्स थे इन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था उस वक्त? गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था, ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। क्योंकि 95 में जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो उस दौरान बाला साहेब ठाकरे ने एक बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया था जिसकी चर्चा बार बार होती है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गौली है। इसका मतलब क्या था? बाला साहेब ठाकरे का इशारा था कि अगर कांग्रेस के पास दाऊद है तो शिवसेना के पास गौली है। उन दिनों में अरुण गौली शिवसेना का समर्थक था और बाला साहेब ठाकरे का भक्त हुआ करता था। यह अलग बात है कि बाद में वो बाला साहेब ठाकरे के ही अगेंस्ट में हो गया और उसने अपनी अलग पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना। तो ये रिलेशन जो है पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के रहे हैं। अश्विन नायक भी जब एक मामले में छूट कर बाहर आए थे
तब भी वो उद्धव से भी मिलने के लिए गए, राज ठाकरे से भी मिलने के लिए गए थे। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस तो और थे। मुंबई के पड़ोसी शहर अगर उल्लासनगर की बात करें या फिर वसई विरार की बात करें, तो वहाँ के जो बाहुबली लोग थे उन सबको भी पॉलिटिशियंस लेकर आए, उनको एमएलए के टिकट दिए गए। 90s के डिकेड में जो टाडा के आरोपी थे हितेंद्र ठाकुर, इधर उल्लासनगर में पप्पू कालानी। तो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में रिश्ते कोई नई बात नहीं थे। ओके, ठीक है सर। आपकी बुक में आपने ये मेंशन किया है प्रमोद महाजन। मुंबई में ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रमोद महाजन को नहीं जानता। प्रमोद महाजन की डेथ, ये क्या था एग्जैक्टली? मर्डर हुआ था, उनके भाई ने किया था, प्रवीण नाम था शायद उनका। हाँ, प्रवीण महाजन। तो उन्हें तो जेल भी हुई थी, तो क्या था ये पूरा मामला? नहीं, मामला ऐसा था कि प्रमोद महाजन की हत्या उन्हीं के भाई ने की थी, प्रवीण महाजन ने। सर आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। प्रमोद महाजन, जो लोग मुंबई के बाहर से, कि कौन थे उनके लिए? देखिए, प्रमोद महाजन जो है वो बीजेपी के एक नेता थे, और जो शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन बना हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, उसको इंजीनियर कराने में, उस गठबंधन को बनाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी जी। और वाजपेयी जी के भी बहुत खास थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े खास थे। उनको वाजपेयी जी का लक्ष्मण कहा जाता था। और इन्होंने अपना करियर जो है सार्वजनिक जीवन में आरएसएस से शुरू किया था, और बीजेपी में एक तरह से ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम करते थे। राइट। और ये कहा जाता है कि बीजेपी में जो 5 स्टार का कल्चर लाने वाले आदमी भी यही थे। ओके। तो प्रमोद महाजन एक अच्छे वक्ता भी थे। अब हुआ ये था कि इनकी हत्या हो गई थी और इन्हीं के भाई ने की थी। अब उस हत्या के बाद कई तरह की बातें उड़ने लगी कि आखिर प्रमोद महाजन की हत्या खुद उनके भाई ने क्यों कर दी। कई ऐसी बातें भी उड़ी जो मैं यहाँ पर ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। जी, आई थिंक सो मुंबई में जो लोग हैं वो सब जानते हैं। हाँ, तो उन लोगों के जहन में था कि शायद उस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि प्रवीण महाजन ने अपने भाई की हत्या कर दी हो। अब अपनी किताब लिखते वक्त में मैंने भी इस सवाल को टटोला, और इसके लिए मैंने तय किया कि मैं उस जांच अधिकारी से बात करूंगा जिसने कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया था शुरुआत से। तो पता चलता है कि वो जांच अधिकारी ने चार्जशीट फाइल होने से पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, रहस्यमय ढंग से। इस्तीफा क्यों दे दिया? कोई पुलिस की नौकरी अचानक क्यों छोड़ देगा जी? वो भी जो इतने सेंसिटिव केसेस की जांच कर रहा है, केस की जांच कर रहा है। और बीच में वो अधिकारी जो है लाइमलाइट से गायब हो गया, किसी को पता नहीं था कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने उस अधिकारी को ढूंढा। फिर एक दिन मैंने उसके साथ बैंड्रा वेस्ट में एक कॉफ़ी हाउस में जाकर मैंने उसके साथ मीटिंग की। उसको कन्विंस करने के बाद में वो अधिकारी मेरे सामने खुला और उसने बहुत सारी बातें बताई। सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो लोग समझते हैं कि जिस कारण से प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन की हत्या की वो कारण वैसा नहीं है, दैट इज़ ऑल बुलशिट। ओके। असली कारण ये था कि प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन के बीच में पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। प्रवीण महाजन के साथ में ये जांच अधिकारी बहुत ही दोस्ताना हो गया था। उसने जो मुंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बाटली में उतार लिया, तो बाटली में उतार लिया था। और प्रवीण महाजन को जो है वो उसके मनपसंद नाश्ता देता था, उसके साथ गप्पे हाँकता था, बातचीत करता था। तो ऐसे में प्रवीण महाजन ने बहुत सारी बातें उसको बताई। प्रवीण महाजन ने ये बताया इस अधिकारी को कि देखो, हम लोगों ने बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताया, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता की डेथ हो गई थी, और उसके बाद पूरा भार जो है प्रमोद महाजन के ऊपर था। तो इन सभी भाई बहनों ने जो है बहुत बुरे दिन देखे, गरीबी के दिन देखे। लेकिन फिर बाद में ये लोग अमीर भी हुए, पॉलिटिक्स में आए, पैसा कमाया, अच्छे दिन भी आ गए। अब जो पूनम महाजन, जो प्रमोद महाजन की बेटी है, उसकी शादी आनंद राव नाम के शख्स से होती है। उस शादी के पहले तक प्रमोद महाजन के सारे फाइनेंसेस और पैसों का लेन देन जो है ये प्रवीण महाजन देखा करता था। और प्रमोद महाजन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि प्रवीण महाजन को एक मंथली इनकम कहीं ना कहीं से आती रहे, उसका घर भी अच्छे से चलता रहे। लेकिन जब पूनम महाजन की शादी हो जाती है और उसके बाद वो सारे फाइनेंसेस जो है, जो काम प्रवीण महाजन करता था वो आनंद राव करने लग जाता है।
वो जिम्मेदारी उनको मिल जाती है। तो प्रवीण महाजन जो है इससे बड़ा खफा हो जाते हैं और प्रवीण महाजन को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है कि हमने बुरा दौर साथ में देखा तो आई एम एंटाइटल्ड टू सी द गुड फेज ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जब फाइनेंसेस का देखरेख उनके हाथ से गया तो उनके हाथ में पैसे भी आने कम हो गए, शायद इतना ही पैसा मिलता था कि उनका घर चल सके। ओके। तो उससे वो नाराज थे और अक्सर बहस होती थी। तो जिस सुबह उन्होंने गोली मारी, 3 गोलियां मारी उन्होंने प्रमोद महाजन को उनके फ्लैट में जाके, तो गुस्से में गए वहां पर, अपनी रिवॉल्वर को लोड करके गए थे। प्रमोद महाजन अखबार पढ़ रहे थे, उनकी वाइफ अंदर किचन की तरफ थी। प्रवीण महाजन कमरे में घुसते हैं और बड़बड़ाना शुरू करते हैं। उनको जो बोलना होता है वो बड़बड़ करने लग जाते हैं। लेकिन प्रमोद महाजन जो है वो अखबार में ही अपनी नजर गड़ाए रहते हैं, एक बार भी ऐसे उठ के नहीं देखते हैं। प्रवीण महाजन की प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। इससे प्रवीण महाजन अपना आपा खो देता है और गुस्से में आ जाता है और फिर 3 राउंड्स फायर करता है, जिसके बाद वो घायल हालत में, गोपीनाथ मुंडे पास ही में रह रहे होते हैं, वो आते हैं और फिर हिंदुजा अस्पताल ले जाया जाता है और फिर 8-9 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अनिल मेकवान का ये कहना था, जो जांच अधिकारी है, कि अगर उस सुबह प्रमोद महाजन ने एक्नॉलेज कर दिया होता और प्यार से 2 बातें बोल दी होती, या उसको बिठाकर बोलते कि बता क्या बोलना है तुझे, सुन लेते उसकी, तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता या उस वक्त के लिए वो शांत हो जाता और प्रमोद महाजन जीवित होते। ओके। लेकिन उनके बिहेवियर ने प्रवीण महाजन को और ज़्यादा प्रोवोक कर दिया कि उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया, मुंडी घुमाकर भी नहीं देखा प्रवीण महाजन की तरफ। ओके। और ये जो पुलिस अधिकारी थे, आपने कहा कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी पुलिस की, ये इसके पीछे भी यही रीजंस थे? उन्होंने कहा कि मैंने तो, चूंकि मैंने लॉ की पढ़ाई की है और मुझे लगा कि लॉ के फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मैं वकील बन गया, मैं लॉ की प्रैक्टिस करने लगा जो है। तो ये उन्होंने कारण मुझे बताया। अब वो कितना सही है गलत है वो मैं नहीं कह सकता, या इसके पीछे कुछ इस केस से जुड़ा हुआ ही कारण था क्या जिसकी वजह से वो दबाव में आके उन्होंने छोड़ा, ये बात उन्होंने नहीं बताई। ओके। तो जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो लोग कहते हैं कि किस वजह से डेथ हुई थी, वो उन्होंने रिफ्यूट की, बोला वो सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। आई थिंक सो आनंद दिघे की डेथ के बाद में भी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज इसी तरह से आई थी एंड वो भी आज तक कोई प्रूव नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। ये तो ऑफ कोर्स होगा अगर कोई एक इतना बड़ा लीडर। देखिए, जब भी कोई बड़ा आदमी मरता है और असामयिक मरता है, अननेचुरल डेथ से मरता है, तो उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है शुरू हो ही जाती हैं। आनंद दिघे के बाद में हुई, प्रमोद महाजन की हत्या के बाद हुई, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद में हुई, तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू हो जाती हैं होना। जी। ओके। सो थैंक यू सो मच आज का ये एपिसोड करने के लिए। कई सारी बातें की, कई सारी बातें नहीं भी की, जिनके लिए फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। बट सर थैंक यू, आपसे हर बार मैं बात करता हूँ और बहुत सारी स्टोरीज मिलती है। मैं अभी टीम को भी बता रहा था कि आपके साथ मैं बात करूँ तो शायद 4 घंटे का पॉडकास्ट भी कम होगा, बट ये पॉडकास्ट करने के लिए, ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जयेश, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इस बहाने मैं कुछ साल पीछे चला गया और जो कुछ भी मैंने कवर किया था, देखा था, उन्हें फिर से एक बार याद करने का मौका मिला और तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और आई लव टू कम बैक टू यू एंड स्पीक अबाउट मुंबई, अंडरवर्ल्ड, क्राइम, पॉलिटिक्स एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स जिस पे कि आपका और हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। सो थैंक यू सो मच सर। फिर से आपसे एक बार बात करेंगे, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को और अच्छी तरह से जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।